क्योंकि नेहरू जी का सपना तब टूटा जब 48 फरवरी में नेहरू जी के घर में दिल्ली में जर्मन कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा शेख अब्दुल्ला को कि उसको पता था कि इसके जब अटैक आया 22 अक्टूबर को तो इसके बात चल रही। मैसेंजर्स वहाँ बैठे हुए थे। तो बोला आपका क्या है? उसने बोला ये जो हुआ ये बड़ा गलत है बट हमने तो आज़ादी लेके रहना है। कश्मीर हैज़ टू बी इंडिपेंडेंट। ये नेहरू के घर के अंदर रिकॉर्ड हुआ, जर्मनी में पब्लिश हुआ और फिर नेहरू जी को समझ आनी शुरू हुई गड़बड़ होगी मेरे से बट इट्स टू लेट। सो नेक्स्ट 5 इयर्स उसने बर्दाश्त किया, फिर शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट कर लिया एंड जेल में डाला एंड फिर गुलाम मोहम्मद बख्शी जो उसका डिप्टी था ही बिकेम सीएम एंड उसके टाइम पे 370 वगैरह डिल्यूट हो गया। ही वाज नेशनलिस्ट, ही व्हाट बट 370 वाज सपोज्ड टू बी टेम्पररी। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी जिसने हमारा संविधान लिखा उसमें 3 कश्मीरी थे। शिमला समझौता में ये जो मैसेकर हुए सारे 47 और बोला आपने 1.5 साल की ये चलती रही हाँ, फिर लड़ाई चलती रही लड़ाई टिल चलती। टिल 1 जनवरी 49। दिस इज द पॉइंट वेयर वी लॉस्ट गिलगित बाल्टिस्तान एंड या गिलगित बल्तिस्तान तो वेंट ऑफ इन अक्टूबर 47। इमीडिएटली। हाँ, 47 और में चला गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का ये सीन हुआ था कि 22 अक्टूबर को अंदर आए हम्म, और उनकी 7 नवंबर को एक बैटल ऑफ शलातंग है बड़ी फेमस। हम्म, उसको आपको वीडियो भी मिल जाएगा, मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया था तो वहाँ पे इसकी इतनी पिटाई की गई भारतीय फ़ौज और एयरफोर्स से मिलके कि 20 मिनट में वो सारे 6000 जो आए हुए थे ना वो उठ के भाग गए। मतलब बहुत सारे मारे गए, बाकी भाग गए। आर्मी पीछे लगी और उनको मारते मारते 14 नवंबर को उरी पहुंच गए। अब उरी से जो बॉर्डर था मुजफ्फराबाद जहाँ से वो आए थे वो सिर्फ ऐसे तो पीस टाइम में 2 ढाई घंटे का रास्ता है, बस लड़ते हुए जाते तो उनको एक दिन लगता। तो सडनली एक ऑर्डर आता है दिल्ली से। एलपी सेन ब्रिगेड कमांडर थे, उरी में बैठे हुए थे। अभी ही वाज नाउ प्लानिंग टू गो नेक्स्ट डे मॉर्निंग गो इनटू मुजफ्फराबाद और पूरा क्लियर हाँ करना। हाँ। दिल्ली से ऑर्डर आता कि आप उसको रुक जाओ, आप उधर मत जाओ, आप लेफ्ट मुड़ जाओ, साउथ जाके पुंछ चले जाओ अक्रॉस पीर पंचाल, कि पुंछ में खतरा है। दिस वाज द लॉजिक गिवन बिकॉज सारे चीफ सारे फौजी ब्रिटिश थे ना जब ये अटैक हो रहे थे। तो दोनों साइड के आर्मी चीफ रोज़ बात करते थे फ्रेंच में कि कोई सुन ना ले। एंड दे डिडंट वांट वो जो कि प्रेशर इतना ना बन जाए कि भारत पूरी लड़ाई शुरू हो जाए। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के नॉर्मल रिलेशन चल रहा है, भारत और जे में लड़ाई चल रही है और यही फॉर्मेट पाकिस्तान ने 65 में 99 में यही फॉर्मेट रखा कि जो हो जे के अंदर ही हो और हम भी 99 में एलसी क्रॉस नहीं करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में पहला टूटा बंधन, बालाकोट स्ट्राइक में तो हमने बॉर्डर ही क्रॉस कर दिया और अभी तो संदूर में तो उनकी माँ बहन एक कर दी। माँ बहन तो एक ये ही तो करनी है। ग्रेजुएशन हुई बट फॉर 70 बट ये माँ इयर्स। बहन एक से नहीं, इनका मतलब जब तक चॉपिंग नहीं होगी ना, मतलब दे हैव दिस, मतलब दिस इज नॉट अ सिर्फ माइंड का प्रॉब्लम नहीं है, जनरल का प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बहुत सारे मैंने ये क्वेश्चंस बार बार पूछा तो कुछ लोग इसमें अलग अलग मुझे ओपिनियन इसी टेबल पे मिले हैं। एक ओपिनियन मुझे मिलता है कि लोग कुछ खराब है, कुछ लोग बोलते हैं कि मिलिट्री खराब है, कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोस्पेरिटी से ठीक होंगे, कुछ लोग कहते हैं ये एकदम भिखारी हो जाए तब ठीक होंगे। मुझे लगता है कभी ठीक नहीं होंगे ये, मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांस दे विल नॉट बी। इनकी साइकोलॉजी समझने के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, क्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। एक पाकिस्तान के ब्रिगेडियर ने लिखी थी जिसमें ये बताया गया है एंड ही इज़ रेफर टू कुरान कि अगर आपको लड़ाई में हार हो रही है, पहली बात तो ये कि ये जो जीवन है आपका ये वेस्ट है, आपका जीवन आगे है जहाँ बदतर हो रहे हैं 130 फीट वाली और दूध की नहरें वो सब बह रहे। तो अब आपको जिहाद तो करना है। अब जिहाद में अगर आप हार गए तो ये मानो कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, दुश्मन ने नहीं आपको हराया, अल्लाह ने आपको हराया। आपका कोई गलती की है आपने तो सुधर जाओ। हार को हार नहीं मानना है, अल्लाह की पनिशमेंट माननी। तो इनको आप जितना मर्जी पीटो, ये इसको पनिशमेंट ही मानते हैं। आपकी सुप्रीमेसी नहीं मानेंगे। सिंदूर में देखो ना क्या किया इन्होंने। पहले बोला कि हमने 6 गिरा दिए 7 गिरा दिए, वो तो हमारी अपनी बेवकूफ़ी नैरेटिव वॉर हमने लूज़ की। उसके बाद जुलूस निकला, विक्ट्री जुलूस निकला, वो भी चलो अंडरस्टूड है। बाद में उनका चीफ कहता है कि जब लड़ाई हुई तो अल्लाह यहाँ पे हाजिर था, पैगंबर यहाँ हमारे बगल में खड़ा, अल्लाह ने हमें बचाया। और लाल टोपी वाले ने बोला कि मेरे को सपने में आए, ये मेरे को फलाने बंदे ने फ़ोन किया कि पैगंबर यहाँ खड़े थे, जब मिसाइलें आ रही थी तो पैगंबर हमें बचा रहे थे। ये अमन की आशा और इनकी प्रॉस्पेरिटी तो कोई चांस ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान प्रॉस्पेरस है वो हमें तंग करेगा, जब तक पाकिस्तान पाकिस्तान है तब तक हमें तंग करेगा। हाँ, तो इसको तोड़ना है, इसको तोड़ इसके के 6 अलग नाम होने चाहिए, तब हाँ, तब ये तब आपस कुछ कुछ में सालों के लिए नहीं, तब ये आपस में और फिर आपको भी MI6 की तरह बिहेव करना पड़ेगा हाँ, हम कि आप कंटिन्यूअसली उनसे लड़ते रहो ना, तो तोड़ के छोड़ दो। या कुछ करते रहो,
दिस इज द अगर ओनली उनके ट्रेड। दिवाली के पटाखे नहीं है, आपस में एक दूसरे को बाज नहीं रहे, या तो वो हमारे बाजेंगे। देखो आप आज प्रॉब्लम क्या है हमारे सामने, पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, इधर बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, बीच में हमारे अंदर बहुत सारे पाकिस्तान हैं, छोटे छोटे छोटे। यही तो प्रॉब्लम तो है। लोग कहते हैं जी बांग्लादेश को एट करो वो करो, मैं कहा सबको भूल जाओ, आप पाकिस्तान को तोड़ दो, तो ये सारे जो छोटे पाकिस्तानी ये ये चुप हो ख़त्म, जाएंगे। ये ख़त्म। इनका कोई, इनको अब्बा ही नहीं मिलेगा। तो ओ, ये सेम इधर, और ये तो रो देगा। हम ख़त्म। उसके बाद ये इसके साथ पानी वाला गेम करना शुरू करो। वो तो बड़े गेम है, अभी इसकी फ़्लाइट जाती है पाकिस्तान हमारे ऊपर से जाती है, तो जिस दिन हमने रोकी तो उनको तो जहाज़ रास्ते में गिर जाएगा, पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा उसका पेट्रोल। तो ये जो हमारे वेस्ट में बैठा हुआ है, इसको हमने सीधा करना है। और ऑपरेशन सिंदूर जो पहला था, उसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था। जैसे देखो हम कुछ भी बोलें, वो टाइम जब हम बोलते थे लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करनी, वहाँ से हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया उरी में, फिर हमने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, और ऑपरेशन सिंदूर आते हुए हमने पंजाब, विच इज़ नेवर थॉट ऑफ कि भारत कभी पंजाब में अटैक करेगा पाकिस्तान के हार्ट में, वो कर लिया। तो ये ग्रेजुएशन थी ना, इसकी एस्केलेशन को कंट्रोल करना था। तो इन्होंने टारगेट अपने आराम से चुने कि मदरसे से उड़ा दो, गिव अ स्टेटमेंट, और पाकिस्तान बिहेव करता तो छोड़ दो। पाकिस्तान ने बिहेव नहीं किया, और उसकी अगर पाकिस्तानी तरफ से देखें तो क्या हुआ पता है? पहले दिन जब रात को मदरसे उड़े हम्म, तो लोग गलियों में आ गए। जब मसूद अजहर की बीवी बच्चे 14 बंदे मर गए तो वो रोया, उसकी स्पीच भी है, हम्म, कसम खाई कि मैं हिंदुस्तान को छोड़ूंगा नहीं। तो लोगों ने कहा पाकिस्तान आर्मी को, तुम कर क्या रहे हो भाई? नामर्द साले। हाँ, तो इन्होंने एकदम से एक नैरेटिव चलाया हम्म, कि हमने 6 जहाज़ गिरा दिए, हमारी एयरफोर्स एकदम एयरबॉर्न होगी, और ठोक दिए। हम्म, इधर से हमारे वाले कूद पड़े कि हम्म, जहाज़ कहाँ है, रफ़ेल कहाँ है, कितने गिरे, वो कहानी ख़त्म होगी। हम्म, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे, मैं आपको लिंक भी भेजूंगा, दैट डे ही सेड, फर्स्ट गाय ही सेड, हमें ये बताओ कि आप तक मदरसे तक उनके मिसाइलें पहुंची कैसे, पहुंचे कैसे? तुम कर क्या रहे थे? तो इन्होंने उसको उल्टा करके ये किया। स्पिन किया। बाद में फिर वो लाल टोपी वाला आ गया, उसने पैगंबर लेके आ गए, फिर ये वो करके ख़त्म। दे हैव टू बी ब्रोकन। एंड इस टाइम जो होगा, क्योंकि सरकार की डॉक्ट्रिन बड़ी क्लियर है कि अगर ऐसा होगा तो इट विल बी अगेंस्ट द पीपल हु इनकरेज टेररिज्म, दैट इज़ आर्मी, एंड आर्मी बाय डिफ़ॉल्ट इन डेमोक्रेसी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सिविल गवर्नमेंट। तो अगला जो फेज़ जब भी होगा ना, आपको सिर्फ मिलिट्री टारगेट उड़ते नज़र आएंगे, क्योंकि भारत सिटीज़ पे अटैक नहीं करेगा, सिविल पॉपुलेशन पे नहीं करेगा, करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इनका जीएच को उड़ा दो, इनके कोर हेड को उड़ा दो। मेरा अपना जो एस्टिमेट है कि 20 टू 30 मिनट्स के अंदर साइमल्टेनियस अटैक करके हम पाकिस्तान की सारी एस्टेब्लिशमेंट खत्म कर सकते हैं, जो इनकी सारी बिल्डिंग मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट खत्म खत्म कर हो सकते जाएगी। हैं, जो बिल्डिंग्स हैं। बंदे तो नहीं खत्म होते इतनी जल्दी, वो तो डिस्पर्स होते हैं लड़ाइयों में, मगर जब आप उनकी कमर तोड़ देते हो ना, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ही नहीं है तो खत्म है। करेगा हाँ, क्या तो ये तू? नूर खान में जो किया है, हाँ, हाँ। नूर खान में देखो $500 मिलियन का सेंटर था वो, तो उसमें बात किससे करेगा भाई? कैसे करेगा? कम्युनिकेशन खत्म। तेरा वायरलेस खत्म है, एडी खत्म है, आप तेरी बिल्डिंग खत्म है। नूर खान में आपने जिस दिन अब तो 10 तंबू गाड़ और जो घोप की लड़ाई खेल। हाँ, हाँ। तो 10 तारीख को जो हुआ उसके आपको ये समझना पड़ेगा कि 6 और 10 के बीच में हमने उनको पूरा एडी सिस्टम खत्म कर दिया। 10 को तो फ्री रन मिला ना हमें, 10 को जब हम ठोका इन्होंने, 10 एयरफील्ड जो मारे हमने रात को, रात को 9 की रात को ना। हाँ 9 और 10 की रात को, तो उस दिन हमने कोई अपोजिशन थी नहीं, क्योंकि आपने एयर नूर खान उड़ा दिया तो उनका पूरा कंट्रोल सेंटर उड़ गया। एयर डिफेंस कैसे काम चलता है आज की दुनिया में? एयर सेंटर में मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता, टाइम नहीं होता आजकल। रडार पिकअप कर रही है, आसान रडार हो रहा है ठोक रहा रडार बता रही है कि ये है तो ओके करो, आपकी गो हाँ। दे दो। विच वन? हाँ, वो 3 ऑप्शन देती है कि ये है, आपने ओके करना है, और कई बार तो आप उसको ऑटोमेटेड डाल दो खुद ही कर लेगी। तो जब वही उड़ा दिया आपने, तो हालांकि उसका दूसरा भी एक था, वो पता है हमें कहाँ है, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि मेन तो वो था। तो अभी जो नेक्स्ट फेज़ आएगी, तो आई सी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेवी, बिकॉज आर्मी, क्या प्रॉब्लम है कि नेवी इज़ द ओनली आर्म जहाँ पे पाकिस्तान हमसे कोसों दूर है, बहुत पीछे है, उनके पास शिप ही नहीं है। हम उनके बंदरगाह खत्म क्यों नहीं करते? अभी करेंगे ना इस बार, करेंगे ही। हाँ इस बार करेंगे। इंडियन नेवी को चांस मिलेगा। इस पिछली स्वाहा। बार नेवी को इसलिए रोका गया था कि नेवी का टारगेट क्या होता, क्योंकि कराची तक तो हम मार रहे थे। कराची से ग्वादार खत्म करना, पूरा बर्न कर देना। नहीं नहीं, हम लैंड बेस्ड, कराची तो उनकी पोर्ट सिटी है ना, तो कराची तक तो हम ठोक रहे थे उनको। कराची में गया बिल्कुल। हाँ, तो नेवी को, अगर नेवी एक्शन में आएगी तो लॉजिकली उसको पाकिस्तान की नेवी को ठोकना पड़ेगा। पाकिस्तान की नेवी और हमारी नेवी के अंदर उतना फ़र्क है जितना एवरेस्ट की चोटी और नीचे ज़मीन का। वो मछुआरों की बोट हाँ, लेके। बाकी जो है ना वो, उसमें हमारी पैरिटी इसलिए बन जाती है कि हम पूरे बॉर्डर को स्टडी करते हैं कि चाइना के लिए भी रिसोर्स रखने हैं, नहीं, लेकिन अब चाइना पीछे है। पैरिटी
नहीं पैरिटी देखो एक कॉन्टेक्स्ट में। एक एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, आप इस पे बोलिएगा क्योंकि आपने नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो आपको ये चीज़ें जम्मू को ये चीज़ें पता चल चुकी थी? मतलब हाउ दे फील? व्हिच वन? मतलब पाकिस्तान का आइडिया और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान जो लड़ाइयाँ करता है, ये जम्मू को तो एग्ज़ैक्टली पता था, मेरे को पता है। है ना? अ, तो फिर हमें फिर 65 वॉर में भी हमें इनके इनके माइंडसेट को पता चला। अब कारगिल तक भी हमें पता चल गया। अब एक ऐसा सर्टेन टाइम होता है जब आपको एक ही चैप्टर में बार-बार पढ़ाता हूँ। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी, ये ऐसे ही आपको देखते हैं। दे सी यू एज़ हिंदू, दे सी यू एज़ काफिर, दे या सी यू डिस्ट्रक्शन, दे वांट टू कट यू, they couldn't cut you so they want to bleed you, they want mini Pakistans inside you, या they are planning for second partition of India, they are planning for Ghazwa Hind, they want to cut Siliguri corridor, sleeper cell, terror attack, they want to hit your economic hubs, they are minting money from Bollywood, they are minting money from drugs. इंटरनली भी हमें बहुत खोखला कर रखा है, बहुत ज़्यादा। तो जब ये सारी चीज़ें आपके डेस्क पे एक फाइल की तरह पड़ी रहेंगी कि कहाँ कहाँ इन्होंने सेंध लगाई है, तो हम माइंड को तो सब कुछ पता है, एक्शन लेने में हमें 70 साल क्यों लगे? मतलब ये इतना तगड़ा इनर्शिया क्यों है? मतलब एज़ इंडिया मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हम एक्शन, हार्ड एक्शन, रेज़ोल्यूट एक्शन, आप रेज़ोल्यूट एक्शन के आर्म हैं सर, है ना? फोर्सेस। तो आप वही काम करते हैं जो मतलब वेनेज़ुएला में हुआ, जो अभी सीरिया में हुआ, एयर स्ट्राइक्स राइट? ऑप सिंदूर हुआ। वो हमने इनका हमने शेख हसीना पे तो लाई उठा के। हाँ, और मेघदूत, उनका पूरा जलाया था वो। मेघदूत तो सैचुरन में चलता ही रहा ना, अभी भी इनफैक्ट ऑन ही है प्रैक्टिकली। एंड देन लुक एट दैट वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जहाँ पे हमने इनके बंदरगाह उड़ा दिए थे बिल्कुल इन 71। 71 वाला, हाँ, जिसमें हमारा आइडेंस खुखरी सिंक कर गया फिर उसके बाद। अब ये दोनों में गैप लगता है मुझे। दी हार्ड आर्म इज खुखरी आपका, ठीक है? एंड द माइंड, ये दोनों में इतना बड़ा गैप या इतना स्लो थिंकिंग या इतना स्लो रिएक्शन क्यों है भारत में? इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ। बड़े सारे कारण हैं। और MI6 की तरह हमने ऐसा होना चाहिए ना कि इनके हर पॉलिटिकल पार्टी को हम ही कंट्रोल करते हैं, या तो ऐसे आप चला लो या तो आप पैसे से चला लो। उल्टा मुझे दिखता है कि यार यही आके आपका बॉलीवुड से पैसा कमा रहे हैं, ड्रग से भी पैसा कमा रहे हैं, स्लीपर सेल भी बना रहे हैं, और हम कुछ करते हैं तो उसका तो धुरंधर एक मूवी बनी। मतलब पाकिस्तान का एक हर आदमी अब्बा अब्बा बोलना चाहिए ना कि पड़ोस में हमारा अब्बा रहता है। वो फियर नहीं दिखता मुझे। क्योंकि हमने देखो स्टिल गुलाम दे आर नॉट फियरफुल। डू यू थिंक दे आर फियरफुल नहीं, सर? दे वांट टू डाई ना यार। डाइंग इज अल्टीमेट फॉर देम। हूर वेट कर रही है भाई। औरतें डरती होंगी नहीं उनको। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर माइंड्स। हाँ, तो उनके माइंड में उनको डर, मरने में कोई डर नहीं है उनको। मतलब जो उनके थिंकिंग माइंड है पाकिस्तान हाँ, के हाँ। स्ट्रेटेजिक थिंकर्स। वो तो उनकी टिकट कटी हुई ना यूएसए की, जेब में जिस दिन ये भाग जाएँगे वो। जो आप हमारे आईएएस ऑफिसर की बात कर रहे थे, कि जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। हमारे तो आईएएस ऑफिसर्स के, कुछ आईएएस ऑफिसर के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उनके तो हर फौजी और हर उनके जो पीएस जो भी है सर्विस पीएससी, उनके सारे बच्चे फॉरेन सेटल्ड हैं, फैमिली सेटल्ड हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं बाहर। तो जिनको कॉन्शियसनेस कह लीजिए या जिनको नॉलेज है, वो पाकिस्तान से कूदने के लिए जैसे डूबते जहाज़ से चूहे कूदते हैं, वो पहले तैयार हैं। जो बाकी जिहादी माइंडसेट है, उनके लिए उनके मुल्लों ने ये बोल रखा है कि भाई देखो देखो अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हो रहा था। जब उन्होंने ठोकना शुरू किया, जिसको मैं बैडमिंटन कहता हूँ, तो उनके पास जवाब नहीं था। मिसाइलें पहुंचने लगी, हाँ, एयर इवेंट में घुसने लगी। हाँ। तो उन्होंने सियालकोट में हमने जमावड़ा किया था, जिहादियों का फौजियों का मिक्स। दे वांटेड टू एंटर इंडियन टेरिटरी। फिर यहाँ पे एक ज़मीनी लड़ाई शुरू होती है, जो हम करना नहीं चाहते थे। क्योंकि ज़मीनी लड़ाई बेसिकली आप मरते हो और वो मारते कर हो। रहे थे ऐसा हाँ, प्लान? उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास ऑप्शन ये है कि आप पूरे अपनी सोसाइटी को बोलो चलो भाई जिहाद का कॉल आ गया, हिंदुओं ने हमें तंग कर दिया, पकड़ो राइफल चलो। तो चल पड़ेंगे। लाख 1.5 लाख तो कहीं भी चल पड़ेंगे यार, हाँ, हाँ, ठीक बात है। है ना? तो उनको फिर लाख 1.5 लाख के हजूम को फिर ये थोड़ी मार नहीं सकते। बट इट इट हैज़ डिफरेंट कनोटेशन इन द सेंस कि इज़राइल होता तो ठोक भी देता, हम नहीं ठोकते। और आपने जो सवाल मेरे को पूछा ना, देखो नहीं, पहले इज़राइल होता। इसको थोड़ा-सा और शॉर्ट क्वेश्चन बना देता हूँ। जो हरकतें हमारे साथ हुई हैं, मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम लेता हूँ। सबसे पहले अमेरिका, इज़राइल, रशिया, चाइना, 4 कंट्रीज़। हम कितना भी अपने आप को शगुफ़ा-वगुफ़ा पेलें, हम डेमोक्रेसी हैं, तगड़ा-मगड़ा, ये कंसेप्ट भी उनका है। कंसेप्ट भी उनसे छेपा है, संविधान भी उनसे छेपा है,
ठीक है? ये जो आईएएस हम बोलते हैं, हाउ सी वही चल लेगेसी है हमारी आर्मी, ब्रिटिश आर्मी की लेगेसी है। सब कुछ है लेगेसी। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सिस्टम उनका है, डेमोक्रेसी का सिस्टम उनका है, ठोकते वो ज़्यादा तेज़ी से हैं। ये चारों कंट्री आपको मैंने बोली, दे एब्सोल्यूट शो देयर माइट कि बकवास ना करना मेरे बारे में। एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ फ़ियर। आप कभी भी इन कंट्रीज़ के बारे में देखिएगा, सोशल मीडिया पे भी लोग नहीं बोल पाते। हाँ, किसी मैं बोलता हूँ, लोगों ने बोला कोई वीज़ा नहीं मिलेगा अमेरिका में, जाना ही नहीं है। हम ऐसे क्यों और कैसे मतलब बनेंगे? मतलब व्हाट व्हाट नीड्स टू चेंज? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हमारे पास खुखरी और तलवार ठीक है। द वर्क कैन बी डन, बट दैट डिसीजन मेकिंग में 2-3 चीज़ें हुई हमारे साथ। हुँ। एक तो हमने अपना एजुकेशन सिस्टम उन लोगों के हवाले कर दिया, नेहरू जी ने, मौलाना आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम। पहले 6 एजुकेशन मिनिस्टर जो थे हमारे, उसमें से 3 मुस्लिम थे, हुँ। और जो पहला था वो कभी स्कूल नहीं गया था, हुँ। जिसने ये सारी हमारे दिमाग में जहांगीर, अकबर, औरंगज़ेब हमारे दिमाग में डाल दिया। प्लस आप जो दुनिया नहीं जानती, जनरली या इग्नोर करती, वो ये है कि हम आज़ाद होने के बाद आज़ाद नहीं हुए। हमारे जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने, तो किसको मिनिस्टर बनाना है, किसको आर्मी चीफ बनाना है, किसको नेवी चीफ बनाना है, उसकी वो ओके लेते थे ब्रिटिश किंग से। कॉमनवेल्थ में थे हम। तो 10 साल तो इस चक्कर में निकल गए कि हम लोग ब्रिटिश के साथ उनकी जी हजूरी करते रहे। उन्होंने रखा ही इसलिए था ना, छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि पटेल साहब की डेथ हो गई, गांधी जी को उड़ा दिया गया, जो जिन्होंने शोर मचाना था। बाकी बचा कौन? नेहरू के आगे को बोलता नहीं था। और उसमें हमने चुन लिया चाइना से दोस्ती, नोइंग वेरी वेल कि चाइना आके सिनकियांग में घुसा 49 में, 50 में तिब्बत में घुसा, चावल खत्म हो गए उनके, तो हमने यहाँ से सप्लाई किए। चाइना तो हमारे पड़ोस में था ही नहीं ना। चाइना जियोग्राफिकली, तिब्बत वॉज अ डिफरेंट कंट्री, सिनकियांग वॉज अ सेपरेट कंट्री, सभा बड़ा। एयरफोर्स वाले उड़ा उड़ा के जहाज बताते रहे, नीचे जहाज एक्सचेंज के अंदर से हाईवे बन रहा है, नो रिएक्शन, हिंदी चीनी भाई भाई। और मेरा एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, वो बड़ा अच्छी बात करते हैं, मैं उन्हीं को एट्रीब्यूट करता हूँ। वो कहते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में ना एक मुस्लिम वीटो है, जहाँ उसको आप ब्रॉडली बोलो तो माइनॉरिटी वीटो है, कि जब भी कि सरकार को लीडरशिप, जिसे सरकार चलाता कौन है, कोई बड़ा अच्छा लीडर आए, जैसे मोदी साहब लगे हुए हैं 18 घंटे काम करते हैं, तो वो डायरेक्शन देते हैं, उनकी जो पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क वो सारा ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। मोस्ट ऑफ आर लीडर्स डोंट इवन नो, जैसे कई डिफेंस मिनिस्टर आए, उनको यही नहीं पता था कि लेफ्टिनेंट जनरल सीनियर होता है कि मेजर जनरल सीनियर होता है। उनका कसूर नहीं है ना? बहुत सारे गरीब जनता, अनएजुकेटेड जनता, तो उनके लीडर भी वैसे ही होंगे। वैसे हुए। तो किसने चलाया देश? पॉलिसी मेकिंग किसने की? आईएएस बेसिकली बाबूज ने की। और लाइक वी वर डिस्कसिंग कि उनकी एफिलिएशन लॉयल्टी किधर है, ये हमें इससे पता चलता है कि एक बार ये नोन था वाशिंगटन के टाइम पे कि जो सीसीएस की मीटिंग में यहाँ सिक्योरिटी का डिसीजन लिया जाता है, 15 मिनट के अंदर वो व्हाइट हाउस को पता होता है। ठीक है? तो हमारी ब्यूरोक्रेसी हैड डबल लॉयल्टी, और गवर्नमेंट हैड डबल लॉयल्टी इंक्लूडिंग टुवर्ड्स यूके। यूके के मिनिस्टर वो किंग को आप सूट मारोगे, बोला सर इसको बनाना है और कमांडर इन चीफ बना लें, बोला हाँ बना लो, दैट काइंड। तो माइनॉरिटी वीटो एक ऐसा आया कि भाई जो भी पॉलिसी आपने बनानी है जिसमें माइनॉरिटीज़ को कष्ट हो सके या उनको कंट्रोल किया जा सके, वो पॉलिसी नहीं बनानी। और मैंने एक इंटरव्यू दिया इसके ऊपर, तो आप मानोगे यहाँ एक रिटायर्ड आईएएस दिल्ली के, उन्होंने ढूंढते किसी के थ्रू मेरे से बात की, बोला कर्नल साहब मैंने 40 साल नौकरी की और बड़े सीनियर लेवल से रिटायर हुए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, इसे ये फैक्ट है। मैंने उस टाइम रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अब मैं मुड़ के आपकी बात सुन के मेरे को याद आया कि जब भी कोई चीज़ आती थी ना सख्ती करने की, तो मेरा पेन नहीं चलता था। दिस इज़ ए ग्रूमिंग। ठीक है? आपको वो किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो फ़िलॉसफ़ी पढ़ाई जाती हैं, गवर्नेंस के वो रूल्स पढ़ाए जाते हैं, वो थ्योरीज़ पढ़ाई जाती हैं कि आपको तो नहीं यार, इसलिए आप दीन इलाही, ऐने अकबरी, हाय जो हाय! भी है। पहले हम चाइना के गोद में बैठने लगे, हाँ, फिर हम उस टाइम बैठे हुए थे और बोलते हम नॉन अलाइन्ड हैं। या, जब सबको पता था कि चाइना की जो बिगेस्ट सपोर्टर था रशिया था। या, इनफैक्ट रशिया और चाइना की खटपट हो गई थी 60s में ओवर इंडिया। हाँ, रशिया टोल्ड चाइना कि मत कर भारत के साथ, कुछ मत कर। तो चाइना का उन्होंने नेहरू को सबक मारा, कहा था मैंने नेहरू को सबक सिखाना है, और नेहरू यहाँ फॉरवर्ड पॉलिसी करके बोल रहे थे, जो भी था। और जब 62 की मार पड़ी, तो भाई साहब ने अपनी एयरफोर्स को तो उड़ने नहीं दिया, कैनेडी को लेटर लिखा, प्लीज़ हेल्प मी, ये लिस्ट है, सामान दे दो और अपनी एयरफोर्स भेजो। कैनेडियन का सामान तो आप ले लो, लेकिन एयरफोर्स में क्यों भेजूँ? आप ज्वाइन करो हमें,
सीएटो सेंटो था यहाँ पे, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल एशियन नाटो ट्रीटी के बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, जिसमें पाकिस्तान मेंबर था। तो दे सेड भाई ऐसा करो कि तुम पाकिस्तान से पैचअप कर लो, दोनों बच्चे मेरी गोद में आके बैठ जाओ, तो विल हैव गुड टाइम। तो नेहरू सेड ओके। तो अब पाकिस्तान को कैसे खुश करना है? भुट्टो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर था, जिहादी। तो नेहरू जी ने मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, नक्शा नया बनाओ और कुछ पार्ट काट के कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। 5 मीटिंग्स हुई 62 एंड से लेकर 63 मिड तक, मार्च तक। स्वर्ण सिंह उसका डेलीगेट लीडर था, जो कि रेलवे मिनिस्टर था। बात हो रही है डिफेंस के ऊपर, लीड कर रहा है रेलवे मिनिस्टर, उसके साथ मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट के बंदे सब जगह। आप MEA की वेबसाइट पे जाके देखिए, 64 की जो 63 की वियर बुक है उसमें मेंशन है, एजेंडा नहीं, एजेंडा कुछ और लिखा हुआ है, बट एक्चुअल ये था। तो पूरी थितवाल गुरेज जो वैली है, नीलम वैली और रजौरी पुंछ के हिस्से, नेहरू जी ने बोला दे दो पाकिस्तान को, चिनाब के उधर दे दो। चिनाब पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए, एक चिनाब मेन ऑब्स्टेकल होगा और ओवरनाइट को क्रॉस नहीं कर सकता, तो दे दिया। डेलीगेशन पहुंचा पाकिस्तान। उस दिन भुट्टो जी बैठे हुए थे बीजिंग में 63 में। शख्सगाम उन्होंने बोला भाई 62 में हमें मार पड़ी थी, तो चाइना ने बोला भाई पाकिस्तान को समझ आ गई कि भारत की पिटाई होगी तो हमारी तो होनी है। हालांकि हमारी पिटाई तो पॉलिटिकल फेलियर था। तो उन्होंने बोला भाई तू शख्सगाम हमें दे दे। तो उसने कहा भाई शख्सगाम मेरा नहीं है, हमने तो पकड़ रखा है। तो तब इस ट्रीटी में ये है कि जब तक मेरा सेटल नहीं होता। तो भुट्टो ने, आई बिलीव भुट्टो ने कहा कि भाई हमारा तो बड़े एडवांस स्टेजेस पे टॉक चल रहे हैं और कश्मीर का जो सेटलमेंट हो रहा है, तो इस टाइम अगर हम शख्सगाम आपको दे देंगे तो पंगा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा यार तुम्हारा सेटलमेंट होगा तो शख्सगाम तुम दे नहीं पाओगे, ये तुम्हारे पास आएगा नहीं। इनको तो कश्मीर से मतलब था, पाकिस्तान को, उनको लद्दाख में क्या करना था, उनका मेन फोकस कश्मीर में था। उन्होंने कहा तुम शख्सगाम हमें दे दो, हम तुम्हें बताएंगे कि कश्मीर कैसे लेना है। इसलिए आप जो 47, 65, 71, 99 की लड़ाई देखें, 65 एक लड़ाई थी जिसमें इन्फिल्ट्रेशन होकर अटैक हुआ था। हमारे अंदर हज़ारों इन्फिल्ट्रेटर आ गए थे चुप चुप के, पाकिस्तानी सिविल कपड़े पहन के। ये चाइनीज़ वे ऑफ फाइटिंग वॉर है। चाइनीज़ ने 62 में यही किया था। आगे लड़ाई शुरू हुई, पीछे से आगे घेर लिया, पीछे से लाइन काट दी लोगों की, हमारे जवानों की। इसको हम फौजी लैंग्वेज में बोलते हैं अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन, कि आप पहले इन्फिल्ट्रेशन करते हो फिर अपने आप को सामने ला के अटैक करते हो। सेम चीज़ 65 में पाकिस्तान ने की है, जो हमारी हिस्ट्री में हमने कभी नहीं किया। और पाकिस्तान हमसे अलग थोड़ी है उस मामले में, ट्रेडिशन तो सेम है। तो ये इंडियन फाइटिंग किसी बुक में आपको दिखेगी नहीं कि अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन हम करते नहीं। अब करते हैं मॉडर्न आर्मी में, तब नहीं करते थे। तो उधर डिक्लेरेशन हुई, इधर हमारा डेलीगेशन पहुंचा। तो डेलीगेट पहुंचे सारे जब उधर लाहौर में, तो इसने बोला, नेहरू ने सबको वापस बुला लिया गुस्से में, बोला वापस आ जाओ। गुस्सा भी आता है नेहरू साहब को, उस गुस्से ने बचा लिया। नहीं तो रजौरी, पुंछ, गुरेज, थितवाल सारा का सारा पाकिस्तान में होता और हमें लगता कि उसके बाद पाकिस्तान शांति करता और लेता ये तो। वो रहा था। और बिट्टू ने पहले ही कहा था कि मैं, जो मेरे को प्रपोजल आ रहा है काफ़ी कंसेशन है, पर मेरे को और चाहिए। सलामी स्लाइसिंग है तो बड़ी। ठीक है, ये तो अपीजमेंट, वन हाँ। एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। तो उधर से नेहरू जी को, बट ये हम लोग में थोड़ा सा, आपको नहीं लगता कि गांव वाँव में लोग एक दूसरे को सीधा मार देते हैं 1 बीघा जमीन के लिए? एट अ नेशनल लेवल हम जमीन वमीन के लिए थोड़ा लाइट नहीं लेते हैं। तो वही हुआ ना। नहीं देखो, नहीं, आप गांव में जब तक थे, तो हमारा करेक्टर है नहीं कि हम आपका खुद, कैरेक्टर एकदम हार्ड है। हाँ, अब आप गांव के ही लीडर हैं और आप रिप्रेजेंट भी किसको कर रहे हैं? अनएजुकेटेड मासेस को ही। तो आप लीडर बन गए अब। तो अब लीडर बनने के बाद आप द बेनेवलेंट गिवर क्यों बन जाते हैं? वो गांव में नहीं बनते, वो यहाँ दिल्ली में आगे हवा लगती है। किसकी हवा है ये? मतलब ये ल्यूटन इंडिया दिल्ली क्यों कहते हैं उसको? देखो, जब आप पढ़ लिख के चाहे IAS अफसर बनते हो, या MP बन के यहाँ आते हो, जब यहाँ मूव अराउंड करना शुरू करते हो ना इस सर्कल में, देखो मैं, आपको भी फील हुआ है सब कुछ है? यस, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी 2 बुक्स कॉन्ट्रैक्टेड हैं बॉलीवुड द्वारा मूवीज़ के लिए, तो मैं उनके अंदर उनके साथ बैठ उठ के खा पी के आया हूँ। अच्छा, और क्या 2 क्या अलग है उनमें और हमारे में? करेक्टर नाम की चीज़ ही नहीं है। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब तो मतलब आप जिस चीज़ को देख के आप आज, कर्नल साहब, आप हो गए मिलिट्री, हाँ, एक हो गया सिविलियन, और एक हो गया एक अंग्रेज एलीट है इंडिया में, है, एग्जिस्ट करता है और वो बिल्कुल है, पावरफुल है। बिल्कुल है, अब इसी को कोई वीडियो बना दे, भारत का गहरा राज्य है, व्हाटएवर। व्हाटएवर, हाँ, बट है ना। इनका कैरेक्टर कैसा है और ये इनका एजेंडा क्या है और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं और क्या ये हमें वीक करते हैं? ये वेस्टर्न लुकिंग, इनकी इंस्पिरेशन, जैसे हमारे यहाँ के छोटे छोटे पाकिस्तानियों की इंस्पिरेशन पाकिस्तान से आती है, इनकी इंस्पिरेशन
हाई फाई फ़िलासफ़ी और किताबें जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है, उनसे आती है। इनको लगता है कि हम वाइट से ज़्यादा लिबरल होने चाहिए, मोर वाइड देन वाइड। वाइट, हम ज़्यादा वोक होने चाहिए, हुँ। जेंडर-वेंडर तो सब फ्लूइड होना चाहिए, जो उधर हो रहा है वो यहाँ होना चाहिए। आप देखो अमेरिका और वेस्ट सोसाइटी और हमारे को 30 साल का फ़र्क पड़ता है। जो वहाँ गंद मचता है ना, पहले वो 30 साल में भारत में आता था। आजकल तो इंस्टाग्राम में सीधा-सीधा आ जाता है, ये फ़र्क पड़ गया। तो ये अलग रहते हैं। जब हम ग्रो कर रहे थे, आप मानोगे आप ना मिलिट्री में आपका माइंडसेट कैसे था? फिर आप बहुत सिविलियन से मिले अभी तो। अभी आप बहुत लोगों से मिलते हो। तो उसके बाद आप इनके साथ भी बैठ के आए। हाँ, बॉलीवुड के साथ बैठा मैंने, तो तो वहाँ देखा तीनों कि में वो क्या अलग माइंडसेट है? देखो मिलिट्री एक बहुत ब्रिटिश लेगेसी है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक डिग्निफाइड लाइफ है, हुँ। जहाँ लेडीज़ की रिस्पेक्ट करना, जहाँ बार है तो उसमें लेडी नहीं जा सकती, तो देयर इज़ अ वे जेंटलमैनली। कोई लेडी किसी की जूनियर मोस्ट ऑफिसर की लेडी भी आएगी और सीनियर मोस्ट जनरल बैठा होगा तो खड़ा हो जाता है, उसको सल्यूट करता है। तो देयर सर्टेन डिग्निफाइड वे ऑफ लाइफ। ओके। ऐसा नहीं है कि सारे दूध के दूल्हे हैं, ऐसा कहीं नहीं होता। इसी सोसाइटी से आते हैं ना, तो आपको 1-2% करप्शन वाले चार्जेस भी दिख जाते हैं, कभी कभी लेडीज़ के साथ वो भी होता है, बट परसेंटेज वाइज देखो तो दे नॉट इवन करप्शन 0। बोल दिया, एक केस अभी रिसेंटली याद आ रहा है। एक आदमी के पास बहुत कैश हाँ, में वो तो पकड़ा गया। था कहाँ पे वो दिल्ली एमओडी में। में था ना। हाँ। वो पड़ गया ना सिविलियन दोस्तों के साथ, फौज में थोड़ी। देखो डेपुटेशन पे जाते हैं ना हमारे लोग बाहर, नहीं, नहीं, यूएन पर में, उसे सीबीआई में ने क्यों पकड़ा? क्योंकि उसका सिविल केस है ना। सी आप ये आर्मी, मेरे को एक डाउट था कि जैसे करप्शन का कोई चार्ज होता है तो वो मिलिट्री खुद हैंडल नहीं नो करती? नो ऐसा होता है कि जो प्योर मिलिट्री ऑफेंस है, हुँ। जैसे मैंने अपने सीईओ को आगे से गाली निकाल दी, हुँ। जब मैंने किसी को गोली मार दी, हुँ। तो ये प्योर सिविल आर्मी एरिया के अंदर हुआ, आर्मी इन्वायरमेंट में हुआ। लेकिन जब कत्ल इस पे बात आ जाती है, डिसोबीडेंस हो, तो वो आर्मी रूल के क्लियर होता है। लेकिन जब आपने किसी को गोली मार दी तो वो सिविल ऑफेंस हो जाता है, ओके। जैसे मर्डर। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम पुलिस के सुपुर्द करते हैं, ओके। क्योंकि आर्मी में ऐसा रिवाज ही नहीं है कि थाना तो होगा। इतना कैश के साथ पकड़ा गया तो मतलब आपको क्या लगता है ये सिविल हाँ, इस सिविल एक तो की वो तरफ फॉरवर्ड किया गया एक या खुद से? नहीं नहीं, एक तो मिनिस्ट्री में था वो, हाँ। आर्मी से बाहर डेपुटेशन पे था। हाँ। अब एमओडी वो किसको मिल रहा था, कि क्या गेम खेल रहा था, क्या कमा रहा था, हमें तो पता नहीं। हाँ। तो जब किसी ने शिकायत की होगी, जब प्लांट किया होगा, सीबीआई को रिपोर्ट की होगी, तो वो पकड़ा गया। देखो मैं वो मर्डर की बात बता रहा था, सपोज मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, ड्यूटी पे हूँ, मेरे से एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा मर जाता है, अभी सिविल ऑफेंस है उसके लिए, हाँ। बिकॉज ही हैज़ नो एक्सेस टू आर्मी कोर्ट। हाँ। हाँ। तो हम क्या करते हैं कि मेरा केस एफआईआर कहाँ रजिस्टर्ड थी, पुलिस स्टेशन में, मुझे अरेस्ट किया जाएगा। अगर मैं नौकरी में भी हूँ और मैं अगर ऐसा कोई ऑफेंस करता हूँ जिसमें मेरी ड्यूटी का कोई लेन देना नहीं है, मैं किसी लड़की का रेप कर दूँ, किसी की गाड़ी चला के मार दूँ, किसी गोली मार दूँ, मेरा पर्सनल इशू है ना। हुँ। हुँ। तो क्या होता है कि अभी रेप रूप तो बहुत सीवियर हो गया, बट जैसे एक्सीडेंट हो गया, हुँ। तो सिविल कोर्ट में जो पहली हियरिंग होती है ना, एफआईआर जब करती है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट आर्मी को पूछता है कि आप इसको हैंडल करोगे कि हम करें। आर्मी को ऑप्शन दी जाती है, आर्मी बोलेगा कि हम करेंगे, कि जैसे लगता है कि सिविल में गाड़ी चढ़ गई इसके ऊपर, वो लड़का जो था वो थोड़ा वो तो बाइक में स्टंट मार रहा था, हुँ। तो हुँ। इनके हवाले किया, तो ये तो पुलिस वालों से मिलकर उल्टे पुल्टे कर देंगे, तो आर्मी वो केस टेक ओवर कर लेती है। फिर वो केस आर्मी कोर्ट में चलता है, उसमें सिविलियंस को एक्सेस दी जाती है, वो अपना केस रखते हैं और वकील आते हैं। लेकिन आप एक प्योर सिविल ऑफेंस करते हो, हुँ। जिसमें फौज की ड्यूटी का कोई मतलब नहीं है, हुँ। कोई हुँ। आप ये नहीं कि ड्यूटी पे जा रहे थे गाड़ी लग गई जो, तो उसमें आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो देश के कानून की, मिलिट्री लॉ पे नहीं है। ओके। अगर यही पैसा उसका मिलिट्री कैंटोनमेंट के अंदर पकड़ा गया होता, हुँ। हमारी सीएमपी पकड़ती, जहाँ हुँ। इंटेलिजेंस सीबीआई वाले आते, तो क्या फ़र्क होता, वो आके कमांडिंग ऑफिसर की परमिशन लेते हुँ। कि आपका ये बंदा है, स्टेशन को, जो हमारा स्टेशन कमांडर होता है हर स्टेशन में, कि आपकी कॉलोनी में ऑफिसर रहता है फलाने क्वार्टर में, हमें वहाँ रेड लगानी है। तो वो 4 सवाल पूछेगा, अपने ऊपर वालों को बताएगा, आपको विद इन फ्यू आवर्स आपको क्लियरेंस मिल जाएगी। आप टीएमसी की तरह बचाते नहीं हैं। लेकिन अगर आप एक सिविल डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे हो, आपका वर्क लेना देना सब सिविलियन मिनिस्ट्री में चल रहा है, वहाँ आपने घपला किया, किसी ने रिपोर्ट किया, पकड़े गए तो पकड़े गए, जस्ट टू बैड। बट मैं ये कह रहा हूँ परसेंटेज देखो ना, नहीं, बट उन पे मिलिट्री भी एक्शन भी होगा। ज़रूरत नहीं है ना। अभी अच्छा। जिस दिन किसी आर्मी जवान या अफसर को जेल के अंदर 24 घंटे बिताने पड़ जाएं, वो हाँ। डिसमिस हो जाता है नेचुरली सर्विस से। अच्छा। उसको सस्पेंशन में डाला जाता है पहले, हाँ। जिस दिन वो कन्विक्ट होता है कोर्ट में, हाँ। उस दिन डिसमिस हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक डिस या तो ये रूल्स गुड, बड़े गुड, क्लियर गुड, हैं, गुड, गुड। इसलिए डिसिप्लिन है ना फौज में। हाँ। वे आउट कोई नहीं है, आप पंगा तो लोगे तो आपने मिलिट्री में ये बोला हार्ड डिसिप्लिन है। डिग्निफाइड लाइफ है। वन ऑड आपको उल्टे-सीधे वो केसेस देखो हर हर जगह सोसाइटी में से आते हैं ना यार सिविलियंस के साथ आपको आके क्या फील हुआ? सिविलियंस। यू हैव इंटरैक्टेड अ लॉट। हाँ ऑफ कोर्स आई कीप मीटिंग सिविलियंस में। मेरे को ना बड़ी कैटेगरी दिखती हैं। जितने लोअर कैटेगरी में लोग हैं ना, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, पढ़े, वो उतने ज़्यादा देशभक्त है, वो उतने जेन्युइन है। जेन्युइन है। उनके घर के बाहर कुत्ता भी होगा तो
खाना खाया हुआ फिट बैठा होता है। मैं जब लिफ्ट लेने के लिए कभी रोड पे खड़ा रहता था कॉलेज के सामने, तो मुझे इनवेरिएबली बाइकर्स लिफ्ट बाइकर्स देते लिफ्ट थे। देते हैं, कार वाला नहीं कार देगा वाला नहीं ना। देता। कार वाले के घर के अंदर 50,000 रुपए की फैंसी ब्रीड का कुत्ता बैठा होगा, घर के बाहर कुत्ता मर रहा होगा, शायद उसके ऊपर कार ही चला देगा खुद। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो एक हमारे बहुत लेवल हैं, लेकिन एक बहुत एलीट लेवल है जो हमें बिल्कुल नेहरूवियन कि वो ये तो ऐसे ही है कि हम तो बाई चांस इंडिया में पैदा हो गए यार, कहाँ फंस गए, है ना। एवरीथिंग इंडियन इज़ बैड। हाँ, और अगर आपने कॉटन भी पहनना है तो आपने उस कॉटन को इतना बेशर्मी के साथ पहनना है, इतनी ब्रांड्स के साथ कि वो शर्ट आपको 30,000 की लगनी चाहिए, होगा कॉटन ही। हाँ। पहनोगे गीज़ा, आप? कॉटन, हाँ, लॉन्ग स्टेपल, जो मर्जी बोलो उसको, अंग्रेजी है। स्टीम आयर्न्ड। हाँ, पर हाँ। जैसे आप बॉलीवुड में कदम रखते हो तो जो थोड़ा बहुत करैक्टर, अच्छा एलीट सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि हर ऐसे चल रहा है खुला, हाँ। ठीक है, उनका हवा है, ईगो है। हाँ, मैं आपका जिमखाना क्लब में भी जहाँ कई बार जाता हूँ तो यहाँ एलीट है दिल्ली की ना, हाँ। तो आपको दिख जाता है कि नाक चढ़ा हुआ है ऊपर की तरफ। ये एएस दुल्लत आता है तो ऐसे हाथ मिलाता है, 3 उंगलियाँ कि टच कर लो, हाथ लगाते लगता है हाथ धो लो यार एक्चुअली। तो ये जब दिल्ली की डिलीट में मिल चुका हूँ, बट दे आर गुड पीपल ऑल्सो, बट एक हवा है। ये मस्त था आपका। हाँ एक्चुअली, अरे यार! हाँ ऐसे करते। तो यहाँ एक हवा है, हाँ, हाँ। हवा में रहते हैं हुँ, कि या तो आप अमीर हो, हुँ। पहले आप 800 करोड़ के बंगलों में पैदा हुए थे रईस। कि रईस थे, या फिर आप चोरी चकारी करके इस क्लब में आ गए। इस क्लब की प्रॉब्लम पता क्लब क्या में है? एंटर हो गए। हाँ, इस क्लब की प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास पैसा है ना तो आप एक क्लब के दरवाजे खुले होते हैं। फौज में ऐसा नहीं है। अगर आप ऑफिसर हो या आप जेसी हो, आप अपने स्फेयर में ऑपरेट करते हो, सीनियर होते जा रहे हो, आपको इज्जत मिलती जाती है। आप पैसा फेंक के आप जनरल नहीं बन सकते। यहाँ क्या है कि आप गुंडे हो, बदमाश हो। एक बहुत बड़ा टीवी चैनल है हमारा, उसका जो बॉस है वो बीड़ी पीता था। अगर आप इनके सीईओज, इनके जो भी बॉसेज हैं, एमडीज हैं, जो भी हैं, उनका सोचो तो दिख जाएगा किसके दांत ज़्यादा काले हैं। तो अभी वो एंटी गवर्नमेंट हो रखा है, किसी टाइम पे बहुत प्रो गवर्नमेंट था। चलो छोड़ो नाम। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पैसा आपने कमा लिया ना, हाँ। आप सहारा श्री बन गए, हुँ। तो आप उस क्लास में आ गए। फिर आपको अमर सिंह भी मिलेगा, फिर अमर सिंह की आपको बिपाशा बासु के फ़ोन भी मिलेंगे, वो सब ये मूविंग वर्ल्ड है। बिपाशा से बात भी हो बात जाएगी। भी हो जाएगी। क्या था अमर सिंह, है ना। बॉलीवुड में कुछ और है। बॉलीवुड में ये है कि 2 किस्म है, हुँ, एक जिसके हाथ में पावर है हुँ। और एक वो है जो एक्सप्लॉइट होने के लिए तैयार है। अगर आप डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हुँ, कास्टिंग डायरेक्टर हो तो आप हुँ, पावरफुल हो। हुँ। और अगर दूसरी तरफ जो लोग बैठे हैं, अगर वो किसी बड़े के बाप बच्चे नहीं हैं तो वो वल्नरेबल हैं। एब्सोल्युटली। और फिर वल्नरेबल हैं और एक स्ट्रगल करते करते बंदा किसी टाइम पे आके गिव अप कर देता है। नहीं, गिव अप करके ही ग्रोथ है। हाँ, नहीं पहले आते मेजॉरिटी हैं बड़े जोश के साथ कि नहीं नहीं मेरा टैलेंट ही बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा कर लूँगा जी। अपना ये क्या नाम है, नवाज सिद्दीकी, क्या नाम है एक्टर का, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हुँ, अनएथिकल राइज होता है, सडन राइज होता है, हुँ, विंड फॉल टाइप आया होता है कि हुँ, आप एक दिन सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, कल आप स्क्रीन पे चले गए, परसों आप 5 स्टार क्लब में घूमने लगे। हुँ, और जिस दिन किसी का मन करता है वो टोटी में मरोड़ देता है। सुशांत सिंह। हुँ। सुशांत सिंह को थोड़ा तो ये क्या है कि अभी 55-56 साल की एज हो जाती है तो आप देख लेते हो दुनिया को ना, फौज में दूर जल्दी छोड़ा है। दूर से हाँ, तो मैक्रो देख पा रहे हो। दिखता है हाँ। पर मुझे अपनी सिविल सोसाइटी पे आज भी भरोसा है, और क्योंकि भारत का आज भी 70% लोग वही हैं जो नॉर्मल है। यूथ पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा मुझे बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है। मेरे को नेचर पे भरोसा है ना कि नेचर हमेशा नया है। प्रोडक्ट सेल्फ एडजस्ट कर देती है। नहीं, वो अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। नेचर की एवोल्यूशन ही तो वही है ना, हाँ, हाँ। गुड बेटर बेस्ट। हुँ, उल्टा नहीं चलता नेचर, कि अच्छा। हम उल्टे चलते हैं, हुँ, हुँ, हम बर्बादी करते हैं, नेचर नहीं। आप देखो हमारे जो मेरे अपने जो बच्चे हैं, आप देखिए अपने भाई भतीजे जो भी हैं, वो दे शार्पर, दे वेरी शार्प। है ना। और हम अगर उनको लेक्चर देने लगे, मैंने गलती दिया था एक बार कि तुम लोग क्या रीलें देखते रहते हो इस पे, तो कहता है किसने बना के दिया हमें, आपकी जनरेशन ने बना के दिया ना। मेरे पास जवाब ही नहीं, हार्ड रिप्लाई। जवाब ही नहीं था वेरी यार। हार्ड रिप्लाई। हाँ, क्या क्या करोगे। तो मैंने बोला अच्छा बच्चा आप इंजॉय करो, थोड़ा सबर, थोड़ा सबर रखो। चलो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें वेरी फनी। मैं घर में हुआ है मेरे, तो पापा हम लोग को, मेरे को, मेरी बहन को बिठा के पूरा फ़ोन से दूर रहना है, ऐसा ऐसा पूरे लंबे लंबे लेक्चर्स दिए थे। अभी हम लोग क्या ना नौकरी की उम्र में आ गए, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो पापा सुबह उठते हैं, चाय चढ़ा दिया, और चार्जिंग में वो फ़ोन लगा हुआ है ना उसी में। हाँ। तो हम लोग जब सुबह पापा को देखे तो कितने बार ही उनकी फोटो ऐसे ग्रुप में आती सीधा कि अगेन कॉट राइट हैंडेड। और सबसे मज़ेदार क्या चीज़ कि
थोड़ी देर फेसबुक का भी ऐसे किया, थोड़ी देर इंस्टाग्राम भी अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया है। बहाना क्या दिया है, अरे आशीष का उसमें रील आता ना अच्छा, और उसमें रीलों में जो फंस गया वो नहीं निकल सकता। दलदल से आप निकल जाओगे, रील से नहीं निकल सकते आप, गलती से लग गई हाथ। तो मैंने पापा को बोला, पापा ये गाड़ी का चाबी लो, थोड़ी देर गाड़ी चलाओ, है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये वो पूरा स्टाइल वगैरह दिया उन्होंने, ठीक है। फिर गाड़ी पे आए फाइनली, थोड़ा चलाया, रेड लाइट हुआ। अब रेड लाइट में आदमी नई गाड़ी कोई चला रहा है, ठीक है, जो गाड़ी वो नहीं चलाता है, थोड़ा कॉशियस वॉशियस, म्यूजिक सब ऑन वॉन करके, अब अपना फोन ऐसे ले लिया। मैं कहा पापा चलो, बीच में वो एडिक्शन है, सही है तो नहीं रहा जाता, नहीं, हाथ अपने आप उधर चले जाता है। ये सच है। मैं सुबह उठता हूँ ना, मैं थोड़ा सा ध्यान करता हूँ थोड़ी देर, तो मैं एक्चुअली अपने को बताता हूँ कि अभी नहाना है और पहले ध्यान करना है, फ़ोन नहीं टच करना। मैं वैसे एज ए प्रिंसिपल में फ़ोन सुबह टच नहीं करता। हाँ, मैं जब वॉक पे जाता हूँ सुबह, तो मैं कोई यूट्यूब चैनल लगा के अपने पसंद का, तो 1.5 घंटा मेरा, 1 घंटा मतलब वॉक और थोड़ा वो जो भी वार्मिंग अप होती है तब सुनता हूँ। पर मैं देखता नहीं फ़ोन को, आई डोंट हेडफोन, और हेडफोन भी वायर वाला है, आई डोंट यूज़ दैट वायरलेस वाला, वाईफाई वाला, ब्लूटूथ। आई यूज़ नॉर्मल वायर्ड फ़ोन। वॉक करता हूँ, फिर आके उसको साइड पे छोड़ के फिर नहा धो के ध्यान करने के बाद में, बिकॉज एक बार उसमें चले गए ना आप, उसमें घुस गए तो फिर वो फिर गया 2 और आप बजे, रूप 3 ध्यान बजे सब रह गया, सब और कुछ रह आप गया। तो इतने चैनल्स पे भी आते हैं, तो आपका तो एक बार वंस यू एंटर, यूट्यूब इज वेरी अजीब टाइप ना, वंस यू एंटर तो एग्जिट आपका रात के 10-11 बजे हो रहा है। नहीं, हाँ, एब्सोल्युटली राइट। अगर आज भी अभी मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो द हाइंडसाइट में क्या होगा, अभी बच्चे कमेंट कर होंगे कि आज की वीडियो क्यों नहीं आई, राइट, ये होता है। नहीं ठीक है, तो अब हम माइंडसेट, ये जो एलीट की बात आप बता रहे थे, एलीट हम लोग से अलग सोचते हैं क्या? अलग, उनको लगता है कि हम इन्फीरियर हैं, हम तो पैदा हुए हैं उनको सर्व करने के लिए। एक टाइम था, नॉट टू फार बैक इन, मैं को 20-22 साल पहले की बात आता हूँ, 25 साल, नॉर्मल लोग 5 स्टार होटल में एंटर नहीं कर सकते थे। ये नहीं कि वो अंग्रेज़ों की तरह की डॉग्स, नॉट, ऐसा नहीं था। मतलब दे ट्रीट यू सो बैडली। अगर आपके कपड़े बिल्कुल सूटेड बूटेड, टाई वाई नहीं पहनी है आपने, आज क्या है, जेब में पैसे हैं, चप्पल पहनो बाथरूम वाली, लोग बाथरूम वाली रूम में जो रखा होता है स्लीपर वाइट वाला, वो पहन के खाना खाने नीचे आ जाते हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड। हमने तो वो टाइम देखा कि नहीं, टच वुड सर, मतलब व्हाट यू आर सेइंग, आई हैव सीन बोथ द टाइम्स, है ना, तो मतलब लोग आपको ना ऐसे स्कैन, मतलब दिल्ली में या अगर आप कनॉट प्लेस में, मैं आपको एकदम अपना वो बताता हूँ, तो कॉलेज में इंटर्नशिप करने आते हैं, तो किसी दिन इंटर्नशिप में आप तो अच्छे कपड़े पहनते हो, किसी दिन आप टी शर्ट ऐसी पहन के आ गए, तो मतलब दे आर गॉकिंग एट यू। और और हमारे से गलती क्या है, हमें थोड़ी ना पता है कि भाई कोई डिश 500 या 550 की हो सकती है। कोई हमें पुराना एलुमनाई मिल गया जो वहाँ पे दारू पीता है, वो हमें साथ में ले जा रहा है, हम तो कच्चे में ऐसे ही निकल गए उसके साथ, कैजुअल, हाँ। सब ऐसे देख रहे हैं। और अभी क्या नाम है, ये 2025 है ना, 2024 में मुझे एटलीस्ट 3-4 जगह से भगाया गया है। नहीं, अभी दिल्ली के 5 स्टार में आप एंटर करिए, वो आपको बोलेंगे कि आप यू आर वेयरिंग क्रॉक्स वी कंसिडर एज स्लीपर ओनली शूज है सर, वो है। पर फिर भी काफ़ी बहुत बदल गया है। हाँ, बहुत बदला है। पहले तो क्या था कि आप कपड़े पहन के चले भी गए ना, हाँ। और आपने डिश ऑर्डर की 50 रुपए वाली, तो वो वेटर आपके सिर पे खड़ा हो जाएगा आगे। कॉल कर लेगा, हाँ, एनी ऑर्डर्स, क्योंकि एनीथिंग एल्स। पहले क्या था, जैसे द वे वी ग्रू अप, गोइंग अराउंड विद गर्लफ्रेंड वाज इन जम्मू इन 80s, यू कुडंट थिंक ऑफ, एक छोटा शहर, एवरीबडी न्यू एवरीबडी, तो सेफेस्ट वाज गो टू एक्सपेंसिव प्लेस वेयर नोबडी एल्स कम्स। तो आप कभी कपड़े पहन के चले भी गए, तो वहाँ ऑर्डर क्या करोगे, लाइक उस टाइम औकात है नहीं, वहाँ डिशेस से टोटल 50 रुपए पड़े। हाँ, तो बोले कॉफ़ी, चाय है, चाय भी खाली 50 रुपए से नीचे तब नहीं आती थी, तो वो समझ गया कि फक्कड़ है। तो आप बैठे हो, शक्ल से पहचान लेगा। हाँ, तो वो उधर खड़ा हो जाएगा, बात ही नहीं करने देगा। अब यूअर्स ट्राइंग टू कि 1 घंटा चलो निकाल लेंगे चाय पे, नो वे, एक चाय लेके बैठे रहेंगे। वो नहीं, और लाओ सा कुछ, एनीथिंग एल्स यू नीड सर, तो कितनी बार मना करोगे। आज तो ये जमाना कि लाइक सम केक्स, हाँ, मतलब तो औकात है ही नहीं। आजकल क्या है कि आप किसी होटल में जाओ, अगर कपड़े ठीक पहने, आप यू ऑर्डर समथिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर समबडी, नोबडी बॉदर्स यू, बिकॉज़ एज लॉन्ग एज ऑर्डर इज कमिंग। हाँ, आप कॉफी पी रहे हो, ब्लैक कॉफी, मे बी दिस इज अबाउट टेलीफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बहुत ज्यादा आउटरीच इन चीजों पे हो जाती है, हो जाती है, लोग फिर रिएक्ट करते हैं। अभी भी हुआ ना वो गुड़गांव में, उसने बोला कि साड़ी पहन के नहीं आना रेस्टोरेंट में, तो ये जो आज रेयरली होता है या कभी कभी होता है, ये नॉर्म था, ये नॉर्मल था। तो आज उनको बड़ा बुरा लगता है एलीट को, तभी तो देखो आप उनका कहीं पे भी आ जाते हैं। हाँ, आपको पैंट्रा में आके खाना खा रहे हैं। बिल्कुल। आप एलीट को इंडिगो में नहीं मिलेंगे आपको एलीट,
नहीं ट्रैवल करते क्योंकि वो सब बराबर हैं। तो इंडिगो ने फिर एक प्रीमियम सेक्शन बनाया। एयर इंडिया का तो है ही है बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, तो अभी चार्टर करने लगे लोग। देखो पैसा इतना है ना, मैं अब नाम नहीं बता सकता। फौज के ही कोई ऑफिसर था, उसके बेटे ने किसी फॉरेनर के साथ एक इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट की मॉरिशस में। और नहीं, ये कोई चोरी का पैसा नहीं था, ठीक है, घर का खानदानी बंदे थे। वो जो पार्टनर था ना, वो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस कंपनी में टचिंग $1 बिलियन था, स्टार्टअप था। सारे पैसे का मालिक कौन बन गया? ये भाई साहब। बिजनेस चला ही नहीं, वो मर ही गया बंदा जिसका आइडिया था। उसको चाहिए था एक ऑफशोर, जैसे आपको पता है फाइनेंस कहते हैं, मॉरिशस में दे वांटेड समथिंग एंड इंडिया। अब ये बाप बेटा उस पैसे को इंडिया में नहीं ला सकते। तो द लास्ट ट्रिप दे हैड अबाउट कपल ऑफ ईयर्स बैक, विच आई एम अवेयर ऑफ, दे कीप ट्रेवलिंग। वो एक सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जाते हैं और जाने से पहले वो बेंटले ऑर्डर करते हैं कि हम आएंगे, हमें बेंटले चाहिए, शॉफर ड्रिवन, एंड दे पे फॉर इट। वो 6-7 दिन जो भी मस्ती करते हैं, 7वें दिन जब वो एयरपोर्ट पे आते हैं, चार्टर्ड प्लेन ऑफ कोर्स, तो चाबी बेंटले के ड्राइवर कीप इट। ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई, कैन बी इमेजिन। हमें तो बेंटले का उस लोगो ही मिल जाए तो हम अपनी मारुति पे लगा कीप दें। इट। कीप इट, बस पैसा आप यहाँ ला नहीं सकते। और आपको पता है कि ज़िंदगी की उसमें ज्ञान आ जाता है कि अब ज़िंदगी के 5-6 साल बचे हैं यार, ऐश कर लेते हैं। अगर वो मर गया जिसने इतने डाले थे, तो तुम्हारा क्या भरोसा भाई? सही सोच है ना, एंजॉय करो। तो भारत की बट मेरे को लाइक यू सेड जेन जी पे भरोसा है, मेरे को अपनी सोशल सिविल सोसाइटी पे भरोसा है। और अभी जो जम्मू की फाइट भी हम कर रहे हैं, ये हम पॉलिटिशियंस को दूर रख के क्यों, क्या क्या है आपका जम्मू का रीजन? अब कोर रीजन क्या है? आपने वहां तक वो बताया कि सिस्टमैटिकली, उसके बाद क्या हाँ, ऐसे सिस्टमैटिकली क्या मतलब देखो परजरी कैसे हुई है जम्मू की? ये हुआ है कि आपको दोनों तरीके से की, डेमोक्रेटिकली और अनडेमोक्रेटिकली। मैं डेमोक्रेट इसमें बोलूँ कुछ, मैं हाँ, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई जस्ट ट्रैवल उसके हिसाब से, आई एम नॉट रेजिडेंट ऑफ ईदर ऑफ द एरियाज। तो मैं इधर से, अब दिल्ली से अगर निकलेंगे सर, तो वी टेक द करनाल रोड, है ना, नॉर्थ जा रहे हैं, तो आपको सब कुछ बढ़िया एकदम एक्सप्रेसवेज वगैरह बढ़िया रहेगा। द मोमेंट यू टेक एनी अदर रूट टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी एक और रूट लेंगे, तो आप क्या होगा, मल्टीपल स्टेट्स के थ्रू पास करेंगे। तो ऐसे मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली से मेरे को अनंतनाग देखना था कि अनंतनाग शोपियाँ ये क्या है, ऐसा मतलब गढ़, हाउ इज़ इट लुकिंग। क्योंकि मेरे को मेजर सप्रू ने, पैरा एस एफ आली सर ने, उन्होंने बोला गिनजी गिनबुत्सु, तो भाई वहाँ जा और देख कितना टेरर है और कितने लोग हैं और कितना रेडिकलाइजेशन है, यू सी फॉर योर सेल्फ। हमने तो 90s देखे हैं। मैं गया हिमाचल के रास्ते, पहले हिमाचल, तो पूरा रोड जो है ना, जैसे भी आप धर्मशाला का रोड लेंगे, कुछ कुछ ऐसे रोड हैं एकदम फटे चिट्टे। फिर जैसे मैं जम्मू घुसा सर, और टॉर्चर सा लगा। पूरे जम्मू का एरिया, एक वो तो अब बन रहा है। कब गए थे आप? जस्ट अभी हाँ, 10 वो दिन पहले, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। ये नहीं बहुत हाईवे टॉर्चर था। आप कहाँ से घुसे? आप अतल डैम से घुसे, अतुल ब्रिज से, हिमाचल से जो उधमपुर को निकलता है। मैं आपको पूंछ में ही घुसा हूँ। पुंछ से आप फिर पीर की गली से गए होंगे, हाँ मैं, शोपियान। हाँ, हाँ वो सड़क खराब है काफ़ी। और पुंछ वाली रोड बन रही है जम्मू से पुंछ, और टनल बन रहे हैं, यू वुड हैव सीन। अब उसके बाद जैसे मैं श्रीनगर पहुंचा, तो मेरे को एकदम अलग ही एक्सपीरियंस फील हुआ। मतलब इंफ्रा वाइज, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट जम्मू में, जम्मू सिटी में मुझे दिखा, आई स्टेड देयर आल्सो 2 days। मैंने पूरा अपनी गाड़ी लेके गया था, तो मैं पूरा स्कैन किया, जैसे आप किसी भी जगह जाते हो। तो जैसे दिल्ली में मुझे बेकार लगता है, नोएडा में जाके अच्छा लगता है कि पैसे डले हैं, सोच के बनाया है ना। तो वैसे ही लगा कि यार हिमाचल का एक बहुत अच्छा मतलब बुद्धिस्ट प्लेस है, धर्मशाला। वहाँ जाइए, बुद्धिस्ट शॉपिंग करिए, उसके रोड फटे चिटे हैं। वहाँ से फिर जम्मू, वो फटा चिटा है। और जम्मू सिटी में ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मेट्रो वेट्रो। द मोमेंट आप पीर पंजल क्रॉस कर रहे हैं या उस रास्ते में हैं, आपको टनल पे टनल, टनल पे टनल, और उसके बाद जब आप श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं, वो हाईवे बड़े, ओ वो भाई साहब, तो जहाज लैंड करता है वहाँ तो। फ्लैट, ऑसम। और चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि जो जिस तरीके से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डाला गया है, ऐसा लगे सारा पैसा वहाँ बहा दिया गया है। वहाँ वही गया है, वही गया है। बहुत बुरा लगा। तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। अब अगली जो इमेज मैं चाहता हूँ कि सारे लोग हैं ना, एक बार घूम के आओ और थोड़ा फीरन वीरन पहन के घूमो, थोड़ा लोकल घूम के आओ। बहुत बहुत आई ओपनिंग मेरे लिए चीज़ें थी।
लोग है ना, मैंने सोचा था कि पाकिस्तान का नाम लेंगे। लोगों से मैंने शॉपिंग करने की, क्योंकि आप सामान खरीदते हो, बहुत लोगों से बात करते हो, तो मैंने देखा जब भी हम सर कोर एरियाज में रहते थे ना, लाल चौक के आसपास, तो कोर एरिया में लोग दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। उनको पता है हाउ टू सेल, यू नो, हाउ टू बी सॉफ्ट, है ना। थोड़ा सा आप एक्सटीरियर में जाके सामान लो, थोड़ा सा दूर जाके, तो आप उनका एटीट्यूड है, लेना है तो ले, नहीं लेना तो नहीं ले। एंड ये तो ये तो हर जगह हो सकता है कहीं, बट देन दे विल ऑलवेज कीप प्रेजिंग अबाउट, कभी सऊदिया, कभी तुर्की। मतलब एक जैसे एक डायलॉग मेरे को बंदे ने मारा, पानीपत, मैंने उससे बोला कि मेरे को रजाई दे दे, ये बढ़िया रजाई दिखाओ भैया, उसने बढ़िया रजाई दिखाई, कह रहा है बजट। मैंने कहा दिल्ली से आ रहा हूँ भाई। मैं भी टोन में ही बोलूंगा भाई, अगर दिल्ली से आ रहा हूँ, बता क्या बजट है तेरा। तो उसने ऐसे कम्बल कुम्बल दिखा। अब इंसिडेंटली मैंने सामने से देखा कि भाई वहाँ सब जगह पानीपत पानीपत लिखा हुआ है, बन के तो वहीं से आ रहा है, कश्मीरी कश्मीरियत एंड ऑल दैट, बट वो हरियाणा से बन के जा रहा है। बंदा कहता ये थोड़ा बजट में एक्सपेंसिव है भाई, वो दिल्ली के बंदे को बेच रहा है कंबल, सॉफ्ट कंबल है ना, पानीपत का 10,000 रुपए में, और क्या बोलता है पता है कि ये स्पेशल तुर्की से है। उसने सोच लिया होगा कि यू आर अ कश्मीरी। बस कश्मीर में एक बात और है, एक वहाँ फैड है कि हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में। कश्मीरी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कश्मीरी में बात नहीं करते। अच्छा हाँ देखना, सोफिस्टिकेशन मानी जाती है ना इफ यू स्पीक। अच्छा, पाकिस्तानियों को ये कीड़ा था कि हम अरब हैं, और अरब उनसे टॉयलेट साफ करवाते हैं, है ना। तो वही कीड़ा इनको कटा हुआ है। पाकिस्तान का नाम लेके बर्बादी उन्होंने देख ली पाकिस्तान के सामने, तो किसको खोजें नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ईरान शिया है, वहाँ हम नहीं जा सकते, इराक टूट चुका है, चलो आगे चलते हैं फिर यूरोप के दरवाजे पे, टर्की चले जाते हैं, तो सऊदी चले जाते हैं, वहाँ हज करने जाते हैं। ये सवाल बड़े शकूफ़ा, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, अनलाइक पाकिस्तानीज कश्मीरीज आर वेरी इंटेलिजेंट। इसलिए आपने कहा पाकिस्तान नहीं बोलते, ये पाकिस्तान बोलते थे ना, उनका झंडा लेके जाते थे, हिंदुओं को मारा, जब देखा उधर उनकी लग गई वाट, वो लगने वाली है, तो अभी शिफ्ट करके लॉयल्टी और आगे। तो ना वो उनको कुछ समझते हैं ना वो पाकिस्तानी को कुछ समझते हैं। जो हम समझते हैं, हमें ये सोचते हैं कि हम काफर हैं। तो ये दिस इज़ आई थिंक ये चर्न है जिसमें हम रह रहे हैं, बट ट्रांजिशन का फेज है। फेज़ है। और जब ये पाकिस्तान का खात्मा होगा तो आई सी अबाउट 20-30 ईयर्स ऑफ पीस इन इंडिया। फिर मेरे को केसर बेचने वाले दूसरे दुकानदार के, अरे गजब गजब। आपको इंडियन नहीं बोला उन्होंने? क्या? इंडिया से आए हो ऐसा नहीं बोला? हाँ हाँ, बोला ना। इंडिया में कहाँ से आए हो? हाँ, और वो उस दिन एक दिन बंदे ने लीड अभी एक रील डाली हुई थी कि वो शिकारे में चाय बेच मैं रहा भी तो है। इंडिया हूँ। हाँ, मैं तो ये दे नो वेयर टू स्पीक वेयर, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी स्मार्ट। हाँ, या तो ये मैं था अनंतनाग में, तो अब वो पूरा मैंने बेताब वैली, ये पूरा पहलगाम, बैसरन सब देख के आया। क्या एक तो बड़ा मरा मरा सा लगता है वहाँ पे, पता नहीं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं, मैं आपको बहुत ब्लंट कहता हूँ, बहुत लोग बहुत शगुफ है और जन्नत जुन्नत कर। नहीं, अभी अब सर्दियों में गए हो ना। हाँ, सर्दी, यू शुडंट गो टू कश्मीर इन सर्दी। नहीं नहीं बहुत डिप्रेसिंग होता है। नहीं, इट्स डिप्रेसिंग, इट्स बट स्नो के लिए तो लोग जाते हैं ना। वो ठीक है, गुलमर्ग गए, स्कीइंग करके वापस आ गए। अदरवाइज कश्मीर को एंजॉय करना तो समर स्प्रिंग में जाइए आप। समर स्प्रिंग अलग अलग सीजन में चले जाओ। या मैं आपको एक सर्किट बोल रहा हूँ सर, जो पूरी सर्किट मैंने कंप्लीट की, और वो सर्किट इज मतलब एटलीस्ट 20 टाइम्स बेटर देन कश्मीर का पूरा सर्किट में, क्योंकि अब इससे ज़्यादा फ्रीडम से मैं घूम नहीं सकता था। अपनी गाड़ी से जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जिस टाइम में जाना है वहाँ जाओ। तो एक ये वाला रास्ता है ना, दैट यू टेक फ्रॉम शिमला, नारकंडा, थ्योग, ये पूरा जो रास्ता आता है, एंड देन रामपुर बुशहर, हाँ, आगे चला गया आप। करकेपुर काजा। या ये सर्किट करने के बाद सर मुझे मतलब कोई सर्किट पसंद ही नहीं आया, जबकि ये सर्किट भी मैंने लंबा लिया था, हिमाचल होते हुए जम्मू। तो निकले कहाँ से आप? यू केम वाया मनाली और यू वेंट बैक? नहीं, आई वेंट स्ट्रेट। अच्छा, Straight काजा से यू कुड हैव गॉन स्ट्रेट आगे ना। नहीं, वो तो बंद रहता है ना अभी तो, कुंजमला बंद होगा। हाँ, सर्दी में बंद होता है सर्दी में। कुंजमला। हाँ, तो वरना मैंने क्या मतलब गोइंग फॉरवर्ड वही करूंगा, दिल्ली टू मनाली और मनाली टू लेह, एंड टर्न अराउंड एंड कम बैक वाया दिस। हमने ये 2 सर्किट बना दिए ना सर अब फॉर मिलिट्री, कि भाई तुम सोच रहे थे वो पाकिस्तान विल शेल, सो मनाली से भी आपको जाते हुए ले, यू कैन टेक वन रूट एंड कम बैक वाया जिंस्कार, दैट इज सेकंड रूट। वो ठंडी के आगे ना, क्या नाम है जगह का, केलोंग के आगे दारचा,
दारचा से यू टर्न राइट. दारचा इज लेफ्ट ऑफ अटल टनल ना? हाँ, अटल टनल नो से नो नो, अटल टनल तो होगी ना मनाली वाली. हाँ। अब उसके क्रॉस करके आ गया था ठंडी. हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, अटल टनल को क्रॉस करिए, क्रॉस ठंडी. करके लेफ्ट लेके मतलब बारालाचाला वाले रास्ते में। हाँ, वो हो गया दारचा. हाँ, हाँ। और वहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं, ड्यू लेफ्ट हाँ। स्ट्रीम के साथ साथ, तो आप हाँ। निकलते हो जंस्कार में. और जंस्कार अभी सीधा निकलता है लेह में. पहले आप जंस्कार से ले जाने के लिए कारगिल से जाना पड़ता था. तो अभी आप बट एक्चुअली इसके अंदर यू भी नीड अ 4x4 विद चेन्स। उसमें दो. हाँ, इस मौसम में तो आप खैर बर्फ पड़ी है. वो तो बंद होगा। नॉर्मल मौसम में भी चेन नहीं चाहिए होती, निकल जाते हैं. थोड़ा सा कीचड़ है, एक पास आता है उसमें. गाड़ी खींच लेगी कुल मिला हाँ, के। जाती हैं गाड़ी जाती हैं, ऑल टाइप के व्हीकल को. और वो ऐसा कुछ नहीं है. तो लेह लद्दाख के अंदर ही बहुत सारे सर्किट बन चुके हैं. अब सोमरीरी से आप सीधे जा सकते हो, अब चाहो तो. हैंडले पहले नहीं जा सकते थे हम लोग, तो जो घूमते थे वो कच्ची सड़कों पे, पर अभी तो सड़कें बन गई. लेह में तो लद्दाख है अंडरगॉन अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन. 2019 के बाद तो वहाँ जो बिजली, पहले बिजली नहीं थी, जनरेटर चलते थे सिटी में रात को 4 घंटे. सर्दियों में -30 डिग्री टेम्परेचर, हीटर लगा नहीं सकते. अगर हीटर लगाओगे तो पैकअप हो जाएगा. आपके घर से अगर 15 एम्पियर का प्लग दिख गया, हीटर का सॉकेट वो दिख गया प्लग, तो आपको तो पनिशमेंट मिलती थी वहाँ पे, बिकॉज पूरी सिटी जनरेटर पे चलती थी. 2014 तक जब मैं वहाँ था तो ये सीन था. फिर धीरे धीरे बाद में अभी जब सोलर वोलर ये सब सोलर भी आया, और अभी थर्मल भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भी बन गए हैं वहाँ पे. और ग्रिड कनेक्टिविटी भी हो गई वो भी होगी. मेन तो ग्रिड का होता या है। हाँ, तार अभी तो लगा वो दो। सरप्लस हैं. अभी लद्दाख इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस है. अच्छा, तो दैट्स गुड ना लाइक ऑब्वियसली। राजस्थान भी इस टाइम सोलर के कारण एनर्जी सरप्लस है. नेपाल ये सब जो भी ऐसे एरियाज होते हैं इनके पास तो वैसे भी सरप्लस बन ही जाता है। ये जो है एक और बहुत बड़ी कमी देखी है मुझे, किसी से ऐसे ही डिस्कस करना था. जिस दिन मैं फीरन पहनूंगा उसी दिन मैंने सोचा था ये क्वेश्चंस पूछूंगा, मे बी आई कैन गेट सम आंसर्स. मुझे फौज नहीं दिखी सर, आई डिडंट फाइंड आर्मी. अभी नहीं दिखते. मैं जो कश्मीर आप देख के आए हो ना आज, ये तो 90% से ज़्यादा बदल चुका है. कश्मीर इस टाइम बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. ये नॉर्मल है, टेररिज्म दिस खत्म. इज नॉर्मल. हाँ, टेररिज्म खत्म नहीं है. टेररिस्ट हैं, हाँ, जिहादी सोच वाले तो बहुत ज़्यादा हैं. बिकॉज टेररिज्म खत्म हो सकता है, जिहादी पना खत्म नहीं हो माइंडसेट सकता. थोड़ी ना खत्म. लेकिन ओवरऑल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, कि आप जम्मू से गाड़ी लेके जाओ, श्रीनगर रुको, रात को वहाँ रहो, घूमो फिरो, वापस आ जाओ, तो 99% चांस है कि आपको कोई ना कोई तंग करेगा, ना कोई एक्सटॉर्शन का भी रिवाज तो खैर पहले थे, गोली मार देते थे पहले. अब नहीं है. अभी रात को जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर वाला 12 घंटे का रास्ता था, अभी 5 घंटे लगते हैं. और अभी बीच में बना नहीं है, और बनिहाल वाला पैच अभी बन रहा है. तो अभी तो लोग जम्मू श्रीनगर फ्लाई नहीं करते, बिकॉज फ्लाई करने के लिए क्या, जम्मू में भी श्रीनगर में 2 घंटे पहले जाना पड़ता है सिक्योरिटी के कारण फ्लाइट से. तो अब घर से निकले 2 घंटे पहले, फिर आप फ्लाइट में बैठे 20 मिनट्स की, फिर वहाँ से निकले, तो करते करते आपको 3 घंटे लग गए. या आप आराम से गाड़ी निकाली निकलो और उन्होंने. पहुँच जाओ सीधे. और वो जो हाईवे आपने देखा होगा अवंतीपुरा के पास, तो बीच में डिवाइडर लगा रखे हैं टेम्प्रेरी, वो सब हट जाओ तो वहाँ पे एयरक्राफ्ट लैंड कर जाता है, फाइटर. तो दैट इज़ ऑफ कोर्स अमेजिंग. या तो तो वहां discrimination- पे इतना तेजी से इंफ्रा हुआ, जम्मू का क्या हो गया? जम्मू तो एक टेरेन टफ है, प्लस फोकस कश्मीर था ना. कश्मीर में पहाड़ कौन से हैं, वैली है, फ्लैट है. वो जो पहाड़ थे उन्हें सुरंगें निकाल दिया आपने. पहले तो हम बनिहाल के ऊपर से जाते थे पहाड़ से, फिर बाद में जोहार टनल बनी, वो भी ऊपर थी. अब तो बिल्कुल ही पता नहीं चलता. ये आपने सब चेनानी नाशरी सब रास्ते में थे. हाँ, तो यहाँ से फंसते थे लोग, लैंडस्लाइड होते थे. अब सब रह गया साइड पे. ब्रिलियंट टनल्स. या 8-8 Brilliant. किलोमीटर 9-9 किलोमीटर की टनल्स हैं, लॉन्ग बोर हो टनल. गए थे सर वो 50 किलोमीटर का कांस्टेंट स्पीड में चलना हाँ, पड़ता है. लॉन्ग टनल्स. तो अब ये पूरा हिमाचल ये चेंज हो गया सिर्फ एक टनल से, अटल टनल से. पूरी टूरिज्म वहां पे मतलब फ्लिप हो गई, और इधर तो टनल पे टनल, टनल पे हाँ, टनल. और ये जितनी टनल्स आपको दिख रही हैं सारे जम्मू में है. कश्मीर तो बनिहाल के बाद जब आप क्रॉस करते हो, क्रॉस हो जाते हैं. काजीकुंड के बाद. लेकिन वो टनल्स बेसिकली कश्मीर के लिए बनी, जो जम्मू पुंछ रोड पे बननी चाहिए थी, जहाँ बसोली उधर नहीं बनी. अब पुंछ वाला हाईवे बन रहा है. इस साल के एंड तक काफ़ी अखनूर तक तो बन गया है. बट द फैक्ट रिमेंस दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट. बाकी जो चीज़ें हैं, हमारी जो टूरिस्ट स्पॉट हैं, एक सेम पहाड़ के ऊपर पीर पंजाल के उस तरफ गुलमर्ग है, उस तरफ कोकरनाग है, ब्यूटीफुल प्लेसेस. इस तरफ कुछ भी नहीं. हो सकता है नेचर कांट भी सो अनफेयर ना, कि एक ही पहाड़ है, उसकी एक तरफ स्वर्ग है, जन्नत, एक तरफ कुछ भी नहीं है. बिकॉज ना आपने सड़कें बनाई, ना आपने रेस्ट हाउस बनाए, ना उनको डेवलप किया. नहीं हम- मतलब नेचर वाइज क्या जम्मू में घूमने की जगह नहीं है? सब कुछ है, पर सड़क ही नहीं तो जाओगे कैसे. पुंछ में 7 लेक्स हैं, कश्मीर में भी 7 लेक्स हैं, पहलगाम के ऊपर धड़ाधड़ बिकते हैं, फॉरनर्स आते हैं उसमें. पुंछ में हो जाता है नहीं, कैसे जाओगे उस पूरे ट्रैक पे. ना कोई पुंछ डिस्पेंसरी तो है. नाम ही सुन के पता क्या लग रहा है, एनकाउंटर साइट हो रही है. वो फिर परसेप्शन है.
नहीं तो 2 परसेप्शन बनी है ना पुंछ पे, एक तो ऑप सिंदूर में बहुत ज़्यादा मारा गया। वो तो बॉर्डर टाउन है ना, 3 हाँ। तरफ से घिरा हुआ है, तो हाँ। उनको तो पड़ेगा। पर लोग नहीं जाते ना वहाँ से, वो नहीं हटते पीछे, दिलेर लोग हैं, हर घर में फौजी है, वो नहीं बढ़िया वो बात है। वो नहीं जाते। तो एक तो पुंछ वाला ये, और दूसरा आजकल ये पुंछ में हर बात पे इनकाउंटर शुरू हो रहा है, वो मतलब अभी खत्म जम्मू हो में सफाई हो रही है ना। अभी कम बड़े कम हो गए हैं। 2 साल पहले बहुत एक फेज़ आया था कि हर रोज़ पुंछ में कुछ ये हो रहा था। रियासी के बाद जब हाँ, वो जब रियासी वाला वाज़ 2024 या उस टाइम अभी थोड़ा ख़त्म होना शुरू हो गया था। 2023-24 में बहुत ज़्यादा हुआ कि अच्छा। पुंछ राजौरी में। अभी तो 25 वाज़ ओके, नॉट इंसिडेंट फ्री। अभी जो एक्शन हो रहा है कठुआ सांबा बेल्ट में हो रहे हैं, कठुआ के ऊपर अच्छा। जंगलों में। तो कहने का ये है कि इट्स नॉट ओनली रोड्स ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ देखो, स्कूल्स देखो। आपको डिप्रिवेशन फील होता है जम्मू या में? डिप्रिवेशन। और अभी क्या होना शुरू हो गया ना, अभी जैसे लेक्चरर्स की लिस्ट निकली, उसमें 4 हिंदू हैं 47 में से। अब मेडिकल कॉलेज तो छोड़ दो ना, वो वैष्णो देवी का मसला अलग हो गया। क्यों क्यों है 4? पुराना सिस्टम था कि आपने लेक्चरर बनना है कॉलेज में, तो आपने एक वो टेस्ट होता है जो नेशनल टेस्ट होता है लेक्चरर बनने के लिए ना, कॉलेज प्रोफेसर बनने के लिए आपको एक नेशनल यूजीसी जेआरएफ ये सब। हाँ हाँ। उस होता है, और उसका एक इक्विवेलेंट स्टेट वाला भी है। तो इन्होंने एक सिस्टम बना रखा था कि नेशनल वाले की भी वेटेज, स्टेट वाले की भी वेटेज, चलो ठीक है। आप प्रोफेसर बन रहे हो, आपने पीएचडी कर रखी है, एमएससी तो कर ही रखी है, मगर आपके मैट्रिक और 12th के मार्क्स भी काउंट हो रहे हैं, और रिसर्च पेपर कितने आपने लिखे हैं वो सब काउंट होंगे। कश्मीर में मास कॉपिंग का रिवाज है, तो 10वीं 12वीं के मार्क्स तो आप किसी भी स्कूल में बैठ के कुछ भी कर लो, कुछ पता नहीं हो। हालांकि कश्मीरी लायक भी हैं, मैं बताऊं, जम्मू वालों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है पढ़ने लिखने में कश्मीरी पंडित खास करके। लेकिन जब से कश्मीरी पंडित वहाँ से निकाल दिए गए, इनका पूरा एजुकेशन सिस्टम टूट गया था। बिकॉज इनके सारे जो प्रोफेसर, टीचर्स, डॉक्टर्स मैक्सिमम कश्मीरी पंडित थे कश्मीर में। जब उनको बाहर निकाल दिया गया तो, और जो मिशनरी स्कूल हैं वो तो चल रहे हैं। आई नॉट से कि एवरी कश्मीरी हु कम्स आउट इज़ अ फ्रॉड, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट देयर इज़ अ मास कॉपिंग का कल्चर है। तो 10th और 12th वाली जो मार्क लिस्ट जो, और देखो आपने पीएचडी कर ली है, तो उनकी क्या रिलेवेंस है? खत्म करो ना यार, वो हिस्ट्री है आपकी। हो सकता है आप 12वीं के बाद जाके, जैसे वो आईएएस अफसर है, 10वीं में फेल हुआ, बाद में आईएएस अफसर बन गया, होता ना, जो ज्ञान कभी आ जाता है, चक्षु खुल जाते हैं। तो इन्होंने वो एक सिस्टम रखा, रिसर्च पेपर आप कहीं पब्लिश कर लो। कश्मीर में दड़ा पब्लिश हो जाते हैं, कोई प्रोफेसर बैठेगा ओके कर देगा। तो जब मेरिट बनता है, वो स्टेट वाला जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है एससीटी, वो अगर कश्मीर के अंदर हो रहा है उसमें भी कपले हैं। ये जो एनईटी होता है उसके में भी कपले हैं। सबको पता है कश्मीर में जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड पंगे चीटिंग होती है। तो बीच में एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब आए 3 साल पहले, उन्होंने कहा यार ऐसा है, सबसे बड़ा वेटेज शुड बी द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, सम वेटेज द स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, बकवास बंद। जैसे किया तो वही हो गया। फिर कभी 60 हमारे, 40 उनके, कभी उनके 50, कभी हमारे 50। ये सरकार आई 2 साल पहले, बैक टू ओल्ड सिस्टम, और आज ये सीन है कि 47 में तो से उमर अब्दुल्ला इज अ कम्युनल व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी। यस यस, ही कांट सर्वाइव ना। तो आप ये कह रहे हो महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, कोई भी अगर कश्मीरी पॉलिटिशियन हो, वो कभी भी मतलब जम्मू का भला नहीं देख सकते। देखिए आपने कश्मीर में गए हो ना आप, मैंने आपको अभी कहा कि बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, पाकिस्तानी नहीं है वो। किसी बच्चे को पूछो कि तो आपकी डेवलपमेंट कब हुई, सारे बोले गवर्नर रूल में हुई। एलजी साहब का रूल आया, सड़कें बनी, मॉल बन गई, सब कुछ हो गया, सिनेमा थिएटर्स खुल गए, मल्टीप्लेक्स बन गया, स्कूल्स अच्छे हो गए, कंप्यूटर्स आ गए। बोला मेरे को जिस सबने होटल में बोला ना, रुका था उसका मैनेजर बाहर खड़ा होके एकदम समझाया ऐसा ऐसा हो गया। है ना, उनको बट फिर आपने पुलवामा क्यों करा दिया और पहलगाम नहीं, और फिर आपने पहलगाम क्यों कराया मोदी ने, ये पूछ लिया मेरे से। वही ना मैंने नैरेटिव, कहा ये भगवान। वही मस्जिद में बताया जाता है ना। देखो सब कुछ बताएंगे आपको कि एलजी साहब यार के, ये तो भूल ही गया बताना। एलजी साहब की हुकूमत थी तो बहुत डेवलपमेंट हुई। तो एलजी साहब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? दिल्ली को। दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की। दिल्ली। वोट किसको देना है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को। ठीक। तो बीजेपी को वोट नहीं देंगे वो, हाँ। सब कुछ चाहिए। तो नहीं वहाँ का कोई पॉलिटिशियन अगर दिल्ली से हेलो हाय करने लगे ना प्यार से, तो वो कश्मीर में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर उमर अब्दुल्ला जिहादी नहीं भी है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड तो हिंदू ही है, हाँ। पहली वाइफ भी हिंदू थी, हाँ। तो भी वो कर नहीं सकता। बरखा दत्त थी क्या इसकी वाइफ? नहीं, निधि राजदान। अच्छा निधि राजदान की गर्लफ्रेंड है, जो पहले वो एक आर्मी अफसर की बेटी थी, वो हो गया पायल, वो डिवोर्स हो गया इनका। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कश्मीर में अगर सर्वाइव करना है, और कश्मीर में सर्वाइवल इसलिए उनका ज़रूरी है कि कश्मीर वाला ही गवर्नमेंट बनाता है। निधि राजदान इज द एनडीटीवी। या हाँ।
अच्छा, गर्लफ्रेंड है वो? लोग कहते हैं, देखा हो काफ़ी लोगों ने स्पॉट किया है इकट्ठा उनको, घूमते हैं इकट्ठे, अब उसको गर्लफ्रेंड कह लो, फ्रेंड कह लो, गुड, वेरी गुड फ्रेंड है, हाँ। हाँ, व्हाटएवर, 2 एंड हाफ गर्लफ्रेंड क्या हो, हाफ गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, आई डोंट सिचुएशनशिप आजकल जेन ज़ी के वर्ड्स हैं। या एक बात आपको नहीं बताई और वो बात आप मेरे को बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी थी। तो मेरे को ना, आप आर्मी नहीं दिखी, सीआरपीएफ दिखी, बट अंडर दी जेके पुलिस दिखी। राष्ट्रीय राइफल नहीं दिखी कहीं, है ना? एक ही जगह, एक जगह नहीं, ऐसे 2-3 जगह ऐसे हुए कि ये लोग कमांडोज़ उतर रहे हैं और गाड़ियाँ निकल रही हैं। बट दे आर ऑल जेके पुलिस एसओजी, है ना? बट दे वर वेयरिंग ऑल ब्लैक। मुझे लगा वो आरआर है, बट वो फिर जेके पुलिस थी। प्रॉपर असॉल्ट वसॉल्ट एवरीथिंग। बट पूरी जब वैली में मैं घूम रहा था, तो हर जगह कॉमन सी चीज़ दिखी कि हर 1 किलोमीटर में 2 से 6 मस्जिद, और उनमें एक कॉमन टाइम लिखा हो, एंड सडनली नमाज का टाइम। नहीं, और सडनली अगर आप ये देखो कि बिल्डिंग्स बन रही हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, बड़े-बड़े, चौड़े-चौड़े घर हैं, लैंड बड़ा-बड़ा है। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं दिखी। जैसे वो होता है ना, द स्टेट स्टैंड्स। नहीं वो हैं, एक्चुअली जो हाईवे बना ना, ये आपको शहरों से बाहर ले गया। पहला जो हाईवे अगर आप कभी नेक्स्ट टाइम जाते हैं नियर फ्यूचर में, तो अब जब टनल से बाहर निकलते हैं ना, जो बनिहाल की टनल है, काजीकुंड वाला, जब वैली हिट करते हो आप, तो आप ये हाईवे छोड़ दो, यू कम ऑन टू द स्टेट हाईवे, जो पहला पुराना नेशनल हाईवे था। तो दैट विल टेक यू थ्रू द टाउन्स, बीच बिहारा, काजीकुंड से शुरू करेगा, खन्नावाल, बीच बिहारा, अंदर अंदर से थोड़ा कंजेस्टेड भी होगा, ट्रैफिक भी होगा। नहीं, मैं पूरा घूमा गाड़ी लगा के, बट तो मैं ये कह रहा हूँ सरकारी जो नहीं, सरकारी है वहाँ पे, हाँ, हाईवे ऊपर नहीं है, हाईवे के हाईवे ऊपर नहीं नहीं। कह रहा मैं कह रहा हूँ जैसे मैं अनंतनाग घूम रहा था, या श्रीनगर से आप सोनमर्ग जा रहे हैं, तो आपको सब कुछ मिलेगा एक्सेप्ट फॉर लाइक स्ट्रक्चर्स। देखिए, श्रीनगर टू सोनमर्ग वाली सड़क में एक्चुअली कुछ है ही नहीं। डिस्ट्रिक्ट है गांदरबल, वो आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे बिकॉज वो नया डिस्ट्रिक्ट था, तो वो एक एग्जिस्टिंग कंपाउंड पे बना था। श्रीनगर में प्रॉपर सेक्रेटरीट है, प्रॉपर व्हेन यू असेंबली है, प्रॉपर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं सारी, तहसीलदार के दफ्तर हैं, पटवारी हैं, वो विजिबल नहीं हो रहे, बात अलग है, बट हैं, दे आर देयर। तो क्या वो शील्डेड रहते हैं क्या, मतलब कहीं एक साथ एक ही जगह बना दिए हैं क्या नहीं सारे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब पटवारी का दफ्तर तो पटवार खाने में ही होगा ना, तहसीलदार का तो उधर नायब तहसीलदार का, अभी नायब तहसीलदार के भी ऑफिसर्स हैं। तो ये क्या करते हैं कि जहाँ पे थ्रेट है ना, वहाँ पे इनको प्रोटेक्शन देती है सीआरपी। आपको आर्मी इसलिए नहीं दिखती कि अर्बन एरियाज़ की शुरू से रिस्पॉन्सिबिलिटी सीआरपीएफ की है, अच्छा, बीएसएफ, सीआरपीए, आईटीबीपी, मतलब जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं, वो अर्बन, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर से डील करना, मॉब कंट्रोल करना पुलिस। उनका उनका काम है। हाँ, हाँ। तो और लाइक जब ये बाहर से जब सीआरपीएफ आती है, तो नेचुरल उनको जेकेपी भी नीचे डाला जाता है, बिकॉज जेकेपी नोज द प्लेस, दे नो द लैंग्वेज, दे नो एवरीथिंग, तो ऑब्वियसली। वो उनका कंट्रोल करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता है। फौज आरआर आपको दिखेगी, अगर आप खन्नाबाल से जाते हो तो आपको हाईवे के ऊपर ही उनका हेडक्वार्टर है। अवंतीपुरा में, जो नया हाईवे पे नहीं, पुराने हाईवे पे सामने विक्टर फोर्स दिखता है, शरीफाबाद है, बीबी कैंट है, तो ये आर्मी आरआर जो है वो कंट्री साइड में ऑपरेट करती है, गाँव। गाँव में। और दे मतलब फॉरेस्टेड एरियाज़, ट्रेल्स हाँ, यहाँ वो से। जिस इलाके में जो ग्रिड में जो आ गया वहाँ जाती है, बट बट सिटी में, अर्बन में ज़्यादा नहीं। सिर्फ जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, और अब ऑपरेशंस। हाँ, ऑपरेशन वो भी कोशिश होती है, जॉइंट होता है, फिर वो पुलिस वाले साथ में आते हैं, बिकॉज लोकल गलियों के नॉलेज प्लस क्राउड कंट्रोल। सिटीज़ में क्या होता है कि बीच में रिवाज चला था कि लोग पत्थर मारने आ जाते थे ऑपरेशन में, तो हाँ, वो हाँ। सीआरपीएफ बाहर वाला घेरा बनाती है, उनको रोकती है, हाँ, 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 हाँ। और अंदर आर्मी ऑपरेट करती है। क्योंकि श्रीनगर कश्मीर में ना, आप किसी भी गांव मोहल्ले में घुस जाओ, सारे कंजेस्टेड हैं, जुड़े हुए, पतली पतली गलियां, नालियां हैं नहीं, बुरा हाल है। कहीं भी घुसोगे तो पत्थर पत्थर मारने वाले लोग आपका सिर फोड़ सकते हैं, तो इसलिए। और जो टेररिस्ट होता है वो हमेशा ऐसी जगह बैठेगा कि उसको वार्निंग मिले, हुँ, जब हुँ, तक हुँ। आर्मी आ रही है, उसको 2-4 खबरी हों जो खबर करते हैं ये, और अंदर ऐसी जगह छुपा हुआ कि फ़ौज को मैनूवरेबिलिटी कम हो जाए। अगर एक गांव के बाहर वाले घर में बैठा तो उसको उड़ा दो यार, सिर्फ कहानी। ऐसे केसेस भी होते हैं, बट 99% जो हाइड्स वगैरह ऐसी जगह पर होती हैं कि जब फ़ौज को वहाँ ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो, और अगर उनको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं हो रही तो लोग वो प्रॉब्लम क्रिएट करें, पत्थर मारें, स्लोगनरी करें, रास्ता रोकें, शोर मचाएं। तो ये उनका एक इकोसिस्टम है, तो इसलिए अभी मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो सिटीज़, टाउन्स और विलेजेस में हो रहे हैं, वो जॉइंट होते हैं, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर, जो लीगल इश्यूज़ हैं, वो पुलिस और सीआरपीएफ देख लेती है। किसकी फ़ोटो खींचनी है, किसको घर से उठाना है, किसको आइडेंटिफाई करना, पत्थर कौन मार रहा था, जो भी है, लाठीचार्ज, आंसू गैस। अब आर्मी थोड़ी आंसू गैस छोड़ेगी ना, हमारे पास डंडे होते हैं। इन चीज़ों में नहीं आती।
नो नो नो, हमारे तो वही कन्फ्रंटेशन, गोली ऐसी 0-1 गोली सिंपल। हमें तो डंडा चलाना आता नहीं ना, इनको आता है। फिर सीआरपीएफ की गर्ल्स बटालियन भी हैं, तो वो अपना लेडीज़ वाले मॉब को वो कंट्रोल करती हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ओह तो नाइस। सिस्टम है। तो आपको आर्म सिटी में जनरली दिखेगी भी नहीं अनलेस देयर इज अ ऑपरेशन लॉन्च्ड। नहीं नहीं, सिटी में पिकेट्स हैं, जैसे बैंक होगा तो आपको उसके बाहर पिकेट्स दिखेंगी। अगर कोई हॉस्पिटल है, कोई भी सिविल बिल्डिंग जहाँ पे अटैक हो सकता है, बैंक्स तो बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं हर जगह, हर सिटी में, तो वैसे नॉर्मल सिटी में भी एक गार्ड तो खड़ा ही होता है। श्रीनगर में आपको बैंक के बाहर सीआरपीएफ, बीएसएफ, बंकर, चाहे उसके छत के ऊपर या उसके बाहर आपको मिलेंगे। लूट सक हाँ, लूटते हैं ना फिर पैसे, एंड ऑफ इट जिहाद क्या है, इस पैसा, पावर। हाउ डू यू फील व्हेन यू गो टू श्रीनगर? कुछ नहीं, मैं तो जाता हूँ और आई फील द चेंज। आई जनरली वॉक, मैं पैदल चलता हूँ पूरे शहर में, लोग जानते भी हैं, मेरे को थोड़ा पीछे भी पड़े रहते हैं, बट आई नो थोड़ा पीछे सा। पड़े क्यों पीछे? आई कीप टॉकिंग अबाउट देम सो दे डोंट लाइक माई फेस। मैं 11 साल काटे हैं कश्मीर में, तो वी आई हैव फ्रेंड्स एंड आई हैव एनिमीज देयर। देयर एक्स टेररिस्ट जो मेरे दोस्त हैं, दोज हु हैव रिफॉर्म्ड देमसेल्व्स। गाय हु टुक 71 का एयरक्राफ्ट टू लाहौर एंड उसको जला दिया था हाईजैक करके, वो तो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। समय समय की बात है। तो और जब सर्विस में थे तो यू हैव टू डील विद ऑल काइंड ऑफ पीपल ना। आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे हवा में उड़ती चिड़िया तो सुनाएगी नहीं ना, तो यू हैव टू डील विद पीपल, द पीपल हु प्ले बोथ साइड्स। तो वो होता है, बट आई वॉक, मेरे को वॉकिंग मज़ा इसलिए आता है कि एक्चुअल फील जो है ना आपको, वो सड़क पे पैदल चल के आती है। तो मैं, मेरा ये रूटीन है कि अब अभी मैंने आपको जो बताया, जो मैंने एज़ अ सिविलियन देखा और आपने जो देखा था उसमें क्या चेंजेस हैं? मतलब किस लेवल के चेंजेस हैं? बहुत फ़र्क है। हमने तो वो टाइम देखा यार कि लाल चौक जो उनका हब सेंटर है, वहाँ कब जाओ और कब गोली चल जाए पता नहीं चलता, कब ग्रेनेड अटैक हो जाए, वो टाइम था। वो लाल चौक जहाँ पे इतना हाँ, जीजा मीनार बना हुआ है, मेमोरियल बना हुआ है, लोग गाने वो गा रहे मीनार है, हैं। वो नहीं बना हुआ है, लाल लाल चौक का टावर है वो ना। टावर है ना, क्लॉक हाँ टावर है। हाँ, हाँ, हाँ। वहाँ तो ग्रेनेड फटते थे यार। वो टाइम तो अभी आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप क्या इमेजिन करो, कश्मीरी बच्चों को नहीं पता। तो जब मैं वहाँ जाके बात करता हुँ। हूँ सेमिनार्स में, जा लिट फेस्ट में जा कहीं, तो जो यंग बच्चे बाहर हैं, उनको तो दे कम एंड आस्क मी, सर ऐसे होता था कभी? वो उनके पेरेंट्स तो बताएंगे नहीं ना कि मैंने पड़ोसी की लड़की को उठाया था, मैंने पड़ोसी का घर लूटा था कश्मीरी पंडित को, बताएगा अपने बच्चों को? सी, टेररिस्ट आए, टेररिस्ट ने मारे, वो सब ठीक है, लड़ाई हुई। जो लोकल्स ने तो जो गलत। लोकल्स ने जो घर लूटे, लड़कियों को रात को डराया, धमकाया, मोलेस्ट किया, प्रॉपर्टीज लूटी, कब्जे कर लिए उनके ऑर्चर्ड्स पे पंडितों के, तो वो कौन थे? वो तो सिविल सोसाइटी थी ना कश्मीर की, आज भी वो लोग रहते हैं ना? रहते हैं, तो वो कैसे बताएंगे अपने बच्चे को? अच्छा, आपको एक बात ये बताइए तो एक्स टेररिस्ट भी रहते हैं? रहते हैं, जो सरेंडर करके जो रिफॉर्म हो गया हाँ। तो हो गया। पहले तो ये था कि एक्स टेररिस्ट जो होता था उसको मार देते थे टेररिस्ट खुद ही, हुँ। कि सरेंडर किया मार देंगे। बट देखो, सबसे बड़े-बड़े कौन थे ये टेररिस्ट? जैसे एक बुरहान वानी तो हम लोग सोशल बुरहान वानी मीडिया। सोशल मीडिया की क्रिएशन थी। हाँ। गाजी बाबा था, उसके बाद ही आया एचएम की, तो अभी ख़त्म ही कर दी ना हमने लीडरशिप। अभी तो ये हाल है कि एचएम का जो लीडर बन के आता है उसको 2 हफ्ते में फोड़ देते हैं, तो अभी एचएम का बचा ही कोई नहीं। पुराने ज़माने में ना ये जेकेएलएफ जो थी ना, ये बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे ऑपरेट करती थी। ये यासीन मलिक और ये जावेद नलका, अगेन अ फ्रेंड, वो जेकेएलएफ चीफ था 4 साल के लिए। तो इन लोगों ने बड़े कश्मीरी पंडितों को सताया उस टाइम। पहली गेम इन्होंने खेली। पाकिस्तान ने सोचा कि इन्होंने हाईजैक किया, पाकिस्तान ने सोचा कि ये बड़े अच्छे मिल गए ठोकने के लिए। ये कहने लगे हमें आज़ादी चाहिए, ना पाकिस्तान चाहिए ना हिंदुस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान को लगा गेम उल्टी पड़ गई, तो उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन क्रिएट की, जिसका काम था कि पहले जेकेएलएफ वालों को ख़त्म करो, जो आज़ादी बोले उसे ख़त्म कर दो, कहो हमें पाकिस्तान से मिलना है। तो पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पाकिस्तान वाला डायलॉग है। हाँ, उससे पहले थी आज़ादी, हमें चाहिए आज़ादी। आज़ादी वालों को उड़ा दिया उन्होंने, हमने भी उड़ाया ऑफ कोर्स। एक टाइम था 93-4 में जब हम दोनों को दोनों ठोक में रहे थे, दोनों को चेप रहे थे, बिकॉज वो आपस में भी चेप रहे थे, हमसे भी लड़ रहे थे। तो हमें तो जो मिल गया ठोक दिया, बाद में पता लगा कौन है। बट ये था कि उनकी आपस में पूरे लोग शिफ्ट हो गए यार। पूरी 60-70 तंजीमें थी 93-94 में कश्मीर में, 60-70 ग्रुप्स और ऑपरेटिंग। अल अच्छा, जिहाद, अल उमर, क्या-क्या थिंक, नाम कुछ बोलिए। अल जिहाद, अल उमर, हल्कुल अंसार, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, आई मीन तहरीर फलानी, तहरीर फलाम, आई मीन फूजी सारे थे। हाँ। कोई अफगानिस्तान में लड़ रहा है, उसके ग्रुप का नाम लेके यहाँ खड़ा कर दिया। फिर आए इक्वानीज। इक्वानीज़ इक्वानीज वो थे जो सरेंडर्ड टेररिस्ट थे, सरेंडर्ड और वो मिलिटेंट। जाके मार रहे थे वो ऑपोजिट। फिर हमारे साथ चलने लगे, उनके थ्रू बड़ी सफाई हुई तो कश्मीर उनको में। आपने वो भी बनाया? मतलब
डिड दे जॉइन फोर्सेस और बहुत सारे मारे गए उनके, जो मारे गए तो उनको बरादरी से बाहर निकाल दिया गया, उनकी विडो से बड़ा मिसट्रीट किया गया। सरकार भी आफ्टर सम टाइम दे फॉरगॉट अबाउट देम, बिकॉज सिविल गवर्नमेंट जब आती है कश्मीर में, उनके लिए तो इकवानी विलेंस है ना। सरकार तो कश्मीर से बननी, जम्मू से बन ही नहीं सकती, सीटें उधर हैं सारी। तो अभी काफ़ी आर्मी ने तो काफ़ी लुक आफ्टर किया है उन लोगों को, बट अभी भी बहुत डिस्टिट्यूट लोग हैं उन फैमिलीज़ में। उनको एक तो अपना कम्युनिटी से उनको घर शिफ्ट करने पड़ गए, शहर बदलने पड़ गए, बड़े स्यापे पड़े। तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, फिर उसको डिसबैंड कर दिया गया। क्यों? बस जब इलेक्शंस होते हैं तो फिर आपको ये हमारी जो वीडीजी थी, जो वीडीसी बोलते थे, विलेज डिफेंस कमेटीज़, जो जम्मू में बनी, कश्मीर में किसी ने हथियार नहीं उठाया, हमारे यहाँ किया। तो जैसे पॉलिटिशियंस आए तो सरकार बनी तो उनको डिसबैंड कर दिया। और अब जाके जब पुंछ राजौरी में अटैक शुरू हुए तो दोबारा खड़े की। तो हम लोगों ने बोला भाई ये 3 और 3 से कुछ नहीं होने वाला, गिव अस बेटर वेपन्स। तो अब उन्होंने अच्छे हथियार भी आ गए। अभी आपने वीडियो देखा होगा, रील देखा होगा, लड़कियों को सिंदूर लगा हुआ है। दिस हैपन्स ओनली इन जम्मू वेयर वी फाइट फॉर आवर ओन डिफेंस, कि जब तक फौज आएगी तो हम उनको रोक के तो रखें। घर के ऊपर अटैक हुआ तो हाथ में बंदूक होगी तो आप रोक सकते हो। हाँ आप घर के अंदर हो ना, आपको एडवांटेज है। हाँ आपको क्या चाहिए 35-40 मिनट्स, जब तक नियरेस्ट आर्मी यूनिट पहुंच जाएगी। तो लोग कहते हैं ना आप इनको मरवा रहे हो। मरवाने की बात नहीं है। इमेजिन करो कि आपके पास डंडा है, नहीं, कौन इन पे अटैक कर सकता है? टेररिस्ट करते हैं ना यार, हिंदू विलेजेस है ना। अच्छा वीडीजी में सारे हिंदू तो हैं, जम्मू के तो हैं। वो हिंदू विलेजेस में कमेटीज़ बनी हुई हैं जो अपने गांव के डिफेंस करती हैं। अच्छा जो मोहल्ले होते हैं, 4 घर हैं एक पहाड़ी के ऊपर, फौज दूर है, उनको भी पता है दूर है, तो सही वो आए बात थे है। रात को। अच्छा, तो उनको रोकने के लिए और ये आके सिविलियंस को क्या करते हैं? मारते हैं यार। मतलब काफिर होना यार। दे जस्ट किल। हाँ, दे किल, दे रेप आल्सो वेयर दे गेट अ चांस। ये आज भी चल रहा है? अभी रजौरी में जो किलिंग हुई थी 2 साल पहले, तो उसने आधार कार्ड नहीं चेक किए थे। मिक्स मोहल्ला था, बड़े हिंदू, क्या नाम है, ठा, क्या नाम है, ठा, आधार कार्ड चेक करके। हम लोग अभी भी उसी सदी में हैं। कुछ लोग हमें 1400 साल पुराने वाली मानसिकता वाले लोग हैं और वो बदले नहीं हैं। हम लिबरल होके और जफियाँ डाल डाल के जो तो इसका मर्जी कर लें। सोल्यूशन इज स्टेटहुड, एब्सोल्यूट। अलग कर दो हमें यार। और जम्मू जब हम कहते हैं तो ये थोड़ी जम्मू में मुसलमान नहीं है। जम्मू प्रोविंस, रजौरी पुंछ आप कह रहे हो, जम्मू रजौरी पुंछ और डोडा भद्रवाह की पॉपुलेशन जोड़ोगे तो 40% मुस्लिम है। लेकिन जम्मू के जो मुस्लिम हैं उनको भी विक्टिमाइज़ किया गया ना श्रीनगर कश्मीरियों द्वारा। क्यों? जो डेवलपमेंट ही नहीं हुई तो क्या, जब आपके गांव में डिस्पेंसरी नहीं है, अच्छा स्कूल नहीं है, तो वो थोड़ी है कि हिंदू के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, मुस्लिम को नहीं पढ़ा रहे। विकेट पे अगर वैष्णो देवी कॉलेज में 42 मुस्लिम बच्चे आए 50 में से, उसमें से 38 कश्मीर के थे भाई, 4 मुस्लिम थे जम्मू की तरफ। तो हम जम्मू की डिमांड रिलीजन बेस्ड नहीं है, इसे रीजनल डिमांड की हमें भैया इनसे छुटकारा फिर दिलाओ, पंजल के साउथ वालों को अपना अलग स्टेट कर दे दो। दो। हाँ, बाकी हम अपने में देख लेंगे क्या करना है, वो हम देख लेंगे, अपने आपस में निपट लेंगे। हाँ। वो सारे के सारे कश्मीरियों के आगे सल्यूट करते हैं। क्यों? पावर कश्मीर में रही ना शुरू से। आपने जब इससे प्रॉब्लम क्या आएगा? मतलब किसी भी पॉलिटिशियन को क्या प्रॉब्लम आएगी? वैसे भी कश्मीर को पैसा तो मिलेगा ही। कश्मीर को जो पैसा मिलता है वो मिलता रहेगा। हाँ। जम्मू का पैसा वहाँ शिफ्ट होता ना यार। कम हो जाएगा बजट। हाँ, पहले तो पूरा 1 रुपया आता था तो 80 पैसे श्रीनगर में खर्च होते थे, 15 पैसे जम्मू में आते थे, 5 पैसे लद्दाख जाते थे। ये तो 70 साल में ऐसे जिए। 2019 के बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख अलग हो गया, उनकी जान बच गई। हमारा बोला गया कि भाई जम्मू और कश्मीर को कंपैरेटिव एलोकेशन दी जाएगी, उनको 60 तो हमें 40 या हमें 50-50 हो गए। बड़ा अच्छा लगता है, फैंसी। 2-3 महीने बीतते हैं, क्योंकि डायरेक्टर टूरिज़्म कश्मीर का अलग है, डायरेक्टर टूरिज़्म जम्मू का अलग है, लेकिन सेक्रेटरी जो ऊपर बैठा है वो दोनों का कॉमन है। थोड़े देर 3-4 महीने में जो कश्मीर वाले ने अपना बजट ख़त्म कर दिया, उसने फिल्म फेयर लगा दिया, एक शो, फैशन शो कर दिया ख़त्म। जम्मू वाला क्योंकि है ही कुछ नहीं। सड़क बनेगी तो आप उस जगह को डेवलप करोगे ना। आप एक झील के आगे पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर तब बनाओगे ना जब वहाँ पहुँचने सड़क तो बने। सामान कैसे लेके जाओगे आप? 7 लेक्स पुंछ की खाली पड़ी हैं, वर्जिन। जाओगे किस लिए वहाँ? अगर आपको सांस रुक गई तो आपको मेडिकल फैसिलिटी ज़ीरो, सड़क है नहीं, हेलीकॉप्टर अगर नहीं आया रात को तो मर जाओगे ऊपर ही एएमएस में। यू नीड टू प्रमोट टूरिज्म, यू नीड सर्टन बेसिक फैसिलिटीज। हाँ, इंफ्रा चाहिए। तो आपका पैसा खर्च नहीं हुआ, तो ऊपर से आदेश आया तो जम्मू वाला पैसा उठा के कश्मीर में डाल दिया। ये पंगा है। नौकरियों में तो आपने देख लिया, 48 में 47 में से 4। तो आप बेसिक मतलब ये कह रहे हैं, अच्छा तो गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से देयर इज स्टेटहुड या व्हाटएवर,
गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या समझ आ रहा है, क्योंकि लद्दाख को यूटी बना दिया सर, JNK यूटी, आपको भी अलग कर देते हैं तो यू ऑल्सो बिकम अ 3 यूटी, ये तीनों यूटी बन गए, फिर सब यही लद्दाख को भी स्टेटहुड चाहिए, आपको भी स्टेटहुड चाहिए, कश्मीर को भी स्टेटहुड चाहिए। लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए, उसके दो तरीके हैं देखने के। देखो, डेमोक्रेसी में आप हमेशा एस्पायर करते हो, और एस्पायर करना मना नहीं है। आप ये नहीं कह सकते जो मेरे को मिल गया मैं खुश हूँ। लद्दाख को 70 साल लगे यूटी बनने में। उनके पहले दिन से डिमांड थी कि हमें अलग कर दो, यूटी दे दो। वो यूटी ही मांगते थे। अब यूटी बन गई तो उनको लगता है कि यार वाई नॉट नेक्स्ट। यूटी में क्या कि लीडरशिप नहीं है ना लोकल, इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय दिल्ली। तो लोगों को लगता है कि ब्यूरोक्रेट से कौन माथा मारे, है ना, कौन जाके डीसी को रिक्वेस्ट करे। यू हैव अपना मेंबर ऑफ अपना, उनकी हिल काउंसिल्स थी पहले, तो वो हिल काउंसिल्स में उनको लगता था हम एम्पावर हो गए। वो स्टेट इसलिए मांग रहे हैं कि उनका इलाका बहुत बड़ा है। लद्दाख इट सेल्फ इज़ बिगर दैन जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड, लेकिन पॉपुलेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने उनको डिस्ट्रिक्ट और बना दिए। पहले 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, अभी और डिस्ट्रिक्ट बन गए कि ठीक है, क्योंकि वहाँ भी क्या है कि जो ले सिटी है और उस तरफ नुब्रा वैली है बीच में, उनके भी वो खड़ा पहाड़ इतना बड़ा, तो नुब्रा वालों को लगता है कि ले जाना पड़ेगा तहसील, तो वो डीसी के पास, तो अभी अलग कर दिया, ठीक है, जिस कार को अलग जो भी किया। तो उनकी नेक्स्ट एम्बिशन है कि हमें स्टेटहुड चाहिए, लेकिन वो स्टेटहुड के लिए मरने मारने के लिए तैयार नहीं है। वो मरने मारने के लिए तैयार है शेड्यूल कास्ट स्टेटस, शेड्यूल 6 वाला, जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था। देखो, गलतियां कुछ इधर भी है ना। आपने प्रॉमिस किया और आप कह रहे हो मैं 370 हटा दी, प्रॉमिस किया था, मंदिर बन गया वन। तो उनको क्यों प्रॉमिस किया था? जब उन्होंने डिमांड भेजी तो गवर्नमेंट ने उठा के शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल ट्राइब मिनिस्ट्री है, पैनल, ये है जो क्या बोलते हैं इसको, ST का जो नेशनल कमीशन फॉर कमीशन, शेड्यूल्ड, हाँ। उनको कमेंट मांगे। उन्होंने कहा 90% जो पॉपुलेशन आपकी ST है वहाँ पे, ST है, इफ़ यू आर बॉर्न देयर यू आर ST। तो जब 97% लोग वहाँ पे ST हैं तो इट हैज़ टू बी ए शेड्यूल 6 टाइप का इलाका। अब शेड्यूल 6 में ये है कि सिक्योरिटी है, उसमें विलेज पंचायत बोल देगा सड़क नहीं बनेगी तो डिफेंस रोड नहीं बन सकती। तो मेरा ये बात था कि आप इनसे बात कीजिए, आपने जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद दे दो। बिकॉज वहाँ क्या प्रॉब्लम है ना, वर्किंग सीजन 4 महीने का है। आपका सीमेंट सिर्फ मई में जमना शुरू होता है अगर सेट करता है, और अक्टूबर आता है वो जमता नहीं है। रात को पानी जो है उसके अंदर जम जाता है और सीमेंट तोड़ देता है। कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता। तो नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी में क्या है, अप्रैल में जाके आपका न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, जून में आपके पैसे आने शुरू हुए, उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, टेंडर निकालना है, टेक्निकल नेगोशिएशन करनी है, करते करते वर्क ऑर्डर प्लेस करते करते सितंबर हो गया, और कॉन्ट्रैक्टर के पास 1 महीना बचा है बिल्डिंग खड़ी करने की, नहीं कर सकता भाई। तो उन्होंने कहा भाई ये जो ब्यूरोक्रेटिक इशू है ना इसको ख़त्म करो, हमें पंचायत को, लोकल बॉडीज़ को अब एम्पावर कर दो, मैं फंड अलॉट करो, हम अपना एरिया डेवलप करेंगे। लेकिन उसमें उनके पावर ये आ जाती है कि मना कर सकते हैं। तो ठीक है ना, अभी सरकार पिछले 10 साल से लद्दाख में रोड्स बना रही है, जहाँ जहाँ हमें सड़कें चाहिए बन गई हैं। आप उनको शेड्यूल 6 मत दीजिए, आप कुछ और दे दीजिए, 371 डाल दीजिए यार। बेसिकली वो क्या चाहते हैं, बाहर वाले यहाँ ना आए, राइटफुली सो, बिकॉज वहाँ की इकोलॉजी नहीं है जो सपोर्ट कर सके बाहर। अभी टूरिज्म बड़ा है, और आप क्यों जाओगे मुझे बताओ। आप यहाँ बैठे हो, आपको लेह में जाने का क्या क्या शौक चढ़ा हुआ है? एज ए टूरिस्ट इज ओके, विल यू गो एंड स्टे इन -30 नो। जहाँ पानी नहीं चलता नहीं। है ना? तो कुछ चीज़ें रिजॉल्व की जा सकती हैं। उनका एम्बिशियस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनको समझाया जा सकता है। बस सरकार ने क्या किया, खुद मैनिफेस्टो में दिया और बाद में बोला नहीं ये नहीं होगा। नहीं, वो धीरे-धीरे टाइम पे ही हो पाएगा। फिर सोनम वांगचुक कूद पड़ा बीच में, वो उसी अलग कहानी होगी। जम्मू में हमें तो पता कि हमें इज़ ही यूटी अ लेजिटिमेट लीडर नो सोनम? नो डीप स्टेट का है वो प्लेयर, बिकॉज वो एंटी आर्मी और एंटी इंडिया बातें करता है। हम कहते हैं हम जम्मू वाले ना भारतीय फ़ौज को, ना भारतीय संविधान को, ना इंडिया को गाली नहीं निकालते। हम कहते हैं हमारी जान छुड़ाओ, हम कश्मीरियों से भी परेशान हैं, हम कश्मीरियों को भी गाली निकालने के लिए बंद करें। हमने बोला जो करना दो यार, कश्मीरियों को तुम सोने की सड़कें बना दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपना हिस्सा दो और हमें अलग कर दो। क्योंकि हमारे जो लीडर्स हैं ना, करप्ट हैं, वो जब हम उनको पूछते हैं कि भाई तुम्हें हम चुना था MLA MP हमारा बैठा हुआ PMO में यार, उसको जब पूछते हैं कि भाई तू PMO में बैठा प्राइम मिनिस्टर के पास, जम्मू में कुछ नहीं है, तो वो तो खैर बहुत एरोगेंट है, बात ही नहीं करता। जो हमारे MLA हैं उनको पूछो, बोले क्या करेंगे, सरकार तो उधर की है। इधर वाले पैसे खा के खुश हैं और काम नहीं करते, ब्लेम डालते हैं कश्मीर पे। कश्मीर के लोकल लोगों से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई हमारे लीडर यहाँ काम नहीं करते, वो कहते हैं सारा पैसा जम्मू लग गया। नहीं, वो बोलते हैं लीडर ही नहीं है। नहीं, जो भी हैं हाँ। चुने तो हुए ना नहीं, बट वो चुने यहाँ तो तो हुए हैं। लीडर ही नहीं है, हाँ, सरकार ही नहीं है यहाँ। वो तो चलो, वो सरकार तो जो भी है। हाँ। तो हम ये कहते हैं बहानेबाजी खत्म हो जाए, हमारा अपना लीडर होगा, हमारी कम्युनिटी से उठेगा, हम शादी ब्याह मुंडन में उसको पकड़ेंगे कि भैया किधर गया। तो हम भी ये समझते हैं कि जम्मू को भी यूटी बनाना पड़ेगा, एक नई लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। 5 साल या गवर्नर रूल था तो नए लड़के, नए लीडर बन रहे थे,
जैसे इलेक्शन अनाउंस किया वो सारे, कोई बीजेपी में भाग गया, कोई कांग्रेस में जाके मिल गया, कोई उसमें चल गया। अंकुर शर्मा इतना फेमस एकजुट ग्रुप था पार्टी, ही इज़ द वन हु वाज फाइटिंग केस इन सुप्रीम कोर्ट टू एबॉलिश 370। रोशनी एक्ट को जो लेके गया, हराया उसने स्टेट गवर्नमेंट को, वकील है बहुत अच्छा। हमें लगा कि जम्मू की एक वॉइस बन गई, बिकॉज 5 साल का कोई पॉलिटिशियन पावर में नहीं था, तो वो दबा नहीं सकते थे नई पार्टीज़ को, वो चल पड़ा। फिर उसके अंदर एक बंदा इंसर्ट किया गया। अब देखो ना, अब हम जो मर्जी कहें, जो पार्टीज़ की इनसिक्योरिटी होती है, दिल्ली वालों को भी लगता है कि नई चीज़ खड़ी होगी रीजनल पार्टी। उसको इधर इलेक्शन अनाउंस हुए, उसको पता था पार्लियामेंट इलेक्शन में तो वो नहीं जीत सकता, असेंबली इलेक्शन में चलो चल जाता है। तो उसने बीजेपी ने ऑफर दिया, बीजेपी चला गया, आज वो बीजेपी में है। और वो जो बंदा लड़ रहा था स्टेट, आज बीजेपी की पार्टी की लाइन है कि हमने स्टेट नहीं बनने देनी अलग से, तो वो भी कहता नहीं बनेगी। तो बड़ी पार्टियां बड़े मगरमच्छ छोटी मछलियों को खा जाते हैं। इन मछलियों को पैदा होकर पनपने में 8-10 साल लगने हैं। तो अगर 10 साल तक जम्मू यूटी भी बनती है, साइज़ वाइज वी डिज़र्व अ स्टेट। कश्मीर तो साइज़ वाइज डजंट डिज़र्व अ स्टेट। 80 किलोमीटर बाई 40 किलोमीटर, वो तो यूटी ही रहेगी। और वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन और करप्शन और जो पंगे हैं, वो GW नेटवर्क है, वो भी इलेक्शन के बाद दोबारा एक्टिवेट हो गया, उसको सेंट्रल से कंट्रोल किया जाएगा। ये जो जम्मू का पार्ट है, एट सम लेवल यू हैव टू गिव इट अ स्टेटहुड लेटर। मे बी यू स्टार्ट विद यूटी, बट यू हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम कश्मीर। ये तो क्लियर है, जब आप कश्मीर से अलग करोगे तो हम स्टेट मांगेंगे, वो तो सच है। लेकिन वो डिमांड होगी कुड बी, सेपरेशन फ्रॉम और श्रीनगर इज ए मस्ट बी, फ़र्क है। और ये कश्मीर का स्टेटहुड ये कब होगा? किस मतलब लिए 40 से 80 किलोमीटर कौन सी स्टेट है? दिल्ली से भी छोटा है यार कश्मीर वैली। देखो ये भी लोगों को समझना चाहिए, जो कश्मीर है ना, वो काजीकुंड से शुरू होता है, वेरीनाग जहाँ पे जेलम स्टार्ट होता है, और बारामूला में ख़त्म हो जाता है। उसके आगे जो बेल्ट है उरी वाली, वो पहाड़ी बेल्ट है, उसमें आज भी हिंदू रहते हैं, बिंदी लगा के चलते हैं। उन्होंने कश्मीरी बोलना सीख लिया, बट उनकी मदर टंग पहाड़ी है। इसी तरीके जब आप कुपवाड़ा इलाका, वो आप कश्मीर मान लो, लेकिन जैसे आप साधना पास क्रॉस करके तंगदार में जाते हो, केरन में जाते हो, दे आर ऑल पहाड़ीज़। इसलिए आपको वहाँ हर कम्युनिटी के लोग रहेंगे। जब राजदान पास क्रॉस करके आप गुरेज़ में जाते हो, तो वहाँ तो शीना लोग हैं। शीना लैंग्वेज बोलने में दर्द बोलते हैं उनको, दर्द शीना लैंग्वेज। उनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने फिरन पहनना शुरू कर दिया। लैंग्वेज बोलते हैं वो, बट उनका कल्चर, ट्रेडिशन और एफिलिएशन कश्मीर के साथ नहीं है। दिस इज पार्ट ऑफ कश्मीर कल्चर। हाँ, दिस इज़ कश्मीर कल्चर, बिकॉज़ आप लोग ठंड में नहीं पहनते? हम नहीं पहनते ये। ये सिर्फ मतलब टिपिकली श्रीनगर के आसपास का नहीं, कल्चर नहीं, है। कश्मीर का है। कश्मीर मतलब फ्रॉम वेरीनाग टू बारामूला, हाँ। और जो कुपवाड़ा की ऊपर वाली बेल्ट है, जो वैली है, फ्लैट वैली, विच इज़ 80 किलोमीटर्स बाई 40 किलोमीटर्स। 80/40। हाँ, और बाकी एरिया जो उसके नॉर्थ है? उसके नॉर्थ में जो अक्रॉस राजदान पास है, वो गुरेज वैली है। तो वहाँ लाइफ डिफरेंट कल्चर। टोटली डिफरेंट, उनकी शादी ब्याह सब लगे। हाँ, मैं भी वहीं से होके आया हूँ पिछले महीने, तो वो भी फिरन पहनने लगे हैं, बिकॉज उनकी इन्वायरमेंट में सूट करता है ये। हम्म, बट ना तो ये इनका ट्रेडिशनल वेयर है उनका, हम्म, वो टोपी पहनते हैं गोल गिलगित वाली, हम्म, और ना उनके वो जो शादी ब्याह रिलीजियस फंक्शन सब कुछ अलग है उनका। तो जब कश्मीरियों को कश्मीर बोलते हैं, वो सबको बोलते हैं हम सारे कश्मीरी हैं। गुरेज भी कश्मीरी है, तंगदार भी कश्मीरी है, किरण भी कश्मीरी है, अपने को बड़ा दिखाना है। बट अदरवाइज कश्मीर इज़ बेसिकली 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर्स। जो एथनिक कश्मीरी हैं, कश्मीर की लिटरेचर में जो लोग इन राजदान पार्क पास के पार रहते हैं, गुरेज में, या साधना पास के पार तंगदार में रहते हैं, या फरकियाँ गलियों के पार, ये पासिस हैं जो पार रहते हैं, जैसे किरण है या मुजफ्फराबाद है, इन लोगों को अपनी लैंग्वेज में पार वाले बोलते हैं, कि दे आर डिफरेंट पीपल, दे आर नॉट अस। तो जब वो उरी में जब LP सेन बैठा था और उसको पुंछ इसलिए भेजा गया था, पुंछ में खतरा तो मंडरा रहा था, बड़े दिन से मंडरा रहा था, 2-4 दिन और रुक जाता, 2 दिन रुकते तो इसने मुजफ्फराबाद जाके पूरा क्लियर कर देना था वैली। शेख अब्दुल्ला ने बोला नेहरू को कि भाई आगे कहाँ फौज भेज रहे हो, आगे तो मेरा कोई सुनता ही नहीं, वहाँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले हैं, मेरा ग्रिप सिर्फ बारामूला तक है, तो जहाँ फौज है वहीं रोक दे, उनको लेफ्ट भेज दे ऊपर टुवर्ड्स पुंछ। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस नेहरू जी। ब्लंडर्स कि ऐसे कौन से 10 प्रॉब्लम है जो भी भारत में है दैट वी नीड टू सॉल्व इट अर्जेंटली? मतलब एक अगर लिस्ट बनानी हो, दीज आर द 10 प्रॉब्लम्स। सबसे ऊपर तो यार रिफ्यूजीज़ हैं, इलीगल रिफ्यूजी नहीं, इलीगल माइग्रेंट्स जो यहाँ घुसे हुए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, चाहे रोंगिया हैं, चाहे पाकिस्तानी हैं, इलीगल्स हैव टू गो। दिस इंडिया फॉर इंडियंस। यस। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, हम्म,
एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का मतलब है कि आपने जो आईएएस की लॉबीज़ के हवाले देश कर रखा है, यू नीड टेक्नोक्रेट्स, पीपल हु आर डोमेन एक्सपर्ट्स, स्किल्ड। स्किल्ड। लेटरल एंट्री जो शुरू की थी और जो पासवान के कारण रोक दी गई, दैट वाज अ गुड स्टेप। पुलिस रिफॉर्म्स 2009 की रिपोर्ट है, तब से पेंडिंग है। प्रकाश सिंह जजमेंट। हमारी पुलिस वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हमारी पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं है मॉडर्न डे की हैंडलिंग में, ना उनका बिहेवियर ठीक है, ना उनको बात करनी आती है। जुडिशियल रिफॉर्म इज़ अनदर बिग थिंग वेयर वी हैव दिस कॉलेजियम कार्टेल सिस्टम, lack of accountability, and political reforms in the sense कि you just can't afford to have criminals coming into law making machinery because उनको ब्यूरोक्रेट मिस फिर करते हैं एक्सप्लॉइट। तो आपको क्राइम को तो ज़ीरो करना पड़ेगा। ये सब टेक्निकल ड्रामा है कि कन्विक्ट नहीं है, बेल पे है, सर्टन क्राइम्स यू नीड टू से। देन इज़ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन इधर शुड गो बिकॉज आज सबके पास इंटरनेट के साथ फ्री लिटरेचर पढ़ने की एक्सेस है। वो ज़माना चला गया कि स्कूल की किताबें नहीं खरीद सकते थे। देयर इज़ नोबडी हु इज़ डिप्राइव्ड, बट इफ़ यू वांट टू कीप इट ओनली ऑन फाइनेंशियल ग्राउंड्स। एंड इफ़ यू स्टिल कांट, इतनी हिम्मत नहीं है, तो देन यू मेक श्योर कि भैया अगर आप किसी हायर सीट में जा रहे हो, 50% से नीचे मार्क्स हैं, तो यू विल नॉट बी कंसीडर्ड। ख़त्म। आप -40 नंबर दे के एमडी नहीं करवा सकते किसी को। और अगर ये भी नहीं यहाँ भी आपकी फटती है, तो आप ऐसे जैसे डिफेंस में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, बिकॉज देश का मामला है। तो आप मेडिकल इंजीनियर जो जो सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, यू आइडेंटिफाई 6-7 वेरी क्रूशियल डिपार्टमेंट्स और उसमें रिजर्वेशन ख़त्म कर दो। तो ये 3-4 ऑप्शंस हैं, सरकार को क्या प्रॉब्लम है? ऑल ऑफ देम आर इम्प्लीमेंटेबल। देन इज़ ग्रास रूट जो हमारी पंचायती सिस्टम चल रहा है अच्छा, बट इट नीड्स टू बी रिफाइंड फर्दर। पंचायती जो बीडीसी और डीडीसी वाला जो हमारा सिस्टम है, देखो डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट शुड एक्चुअली बी डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब हम उसको डीसी बनाते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जब वो रेवेन्यू में घुस जाता है, तो ही इज़ गुड एज ए रिकॉर्ड कीपर। लेकिन नॉर्मल आदमी को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पटवारी और तहसीलदार के चक्कर में फंस जाता है, तो उसको रिश्वत देते कि बस हो जाती है। तो आपने हर चीज़ ऑनलाइन कर दी। जेएंडके में जैसे ऑनलाइन है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप सब कुछ ऑनलाइन लोड करो, फिर वही कागज़ फ़ोटोकॉपी करो और जाके क्लर्क को फाइल पकड़ाओ, तो आपको एक्सेप्ट करते हैं। मेरे साथ खुद हो रखा है, मेरे वेपन का लाइसेंस रिन्यूअल का। तो आपको लोगों को दूर करना है एडमिनिस्ट्रेशन से। लेट एवरीथिंग बी ऑनलाइन, और जो ग्रास रूट प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल बॉडीज़ ही डील करें। चाहे वो देखो जो सरपंच है ना, वो ठीक है, ऊपर से लाख रुपए आया 50 खा सकता है, आपसे पैसे नहीं मांगेगा वो। अगर उसको सरपंच और अपने पंच बिरादरी में सही से हाँ, रहना। ना कट जाएगा, तो ऊपर का पैसा खाएगा। हाँ, तो हाँ। वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर लोकल बॉडीज़ एंड कीप पीपल डिटैच फ्रॉम द क्लर्क्स। क्लर्क्स और नॉर्मल पब्लिक के बीच में एक गैप डालना बहुत ज़रूरी है। दे शुड नेवर मीट। फाइल लेके नहीं जाना यार। डिजिटल इंडिया है, मोदी साहब का यही था एम कि भाई डिजिटल इंडिया कर दो, आप मिलो ही ना। मिल ही लिए तो क्या वो है? है मिल ही लिए तो पैसा तो तो मांग क्या ही लेगा। फ़ायदा? तो नेचुरली तभी तो पैसे के लिए मिल रहा है वो। अभी ठीक है। जीएसटी में वो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे जीएसटी में, तो जो भी आपका सीए होगा, मैं तो 2 सीए चेंज कर दिए जब मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहा था। फिर सर मैंने खुद ही कर लिया। जब खुद किया तो वो एक आया कुछ रिव्यू कि मेल आता है, तो उसमें मैंने प्रॉपर मेल ही लिख दिया कि गेट इट डन प्रोफेशनली एंड एएसएपी। तो वो हो गया। बट दोनों ने मुझे बताया था कि सर एक आएगा, पहले आप जीएसटी दोगे, फिर क्वेरी आएगा। क्वेरी पे सर कुछ पैसा देना पड़ता है, फिर आपका वो हो जाएगा। और ये यू एब्सोल्युटली राइट। मैं तो जेएंडके की बात तो समझ आती है ना, जेएंडके अलग ही दुनिया है। हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिल्ली हुँ। जो होम स्टे रजिस्टर करता है ऑल इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री भी करती है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे हिमाचल में 4 रूम से ऊपर नहीं करते, तो हिमाचल, जैसे मैं हिमाचल से भी मेरी प्रॉपर्टी है, तो हम लोग रजिस्टर करते हैं दिल्ली में। उसमें 6 रूम की परमिशन है। जब वो इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले साथ आते हैं। उसको प्राइवेटाइज कर दिया ऑनलाइन। मेरा जब रिन्यूअल, मेरा सब हो गया, लाइसेंस बना हुआ है। रिन्यूअल का जब मैंने अप्लाई किया, तो मेरा लॉगिन एरर दिखाने लगा। तो मैंने नोट करके रखा हुआ था अपना पासवर्ड। तभी मेरे को फ़ोन आता है कि अननोन नंबर से, कहता है जी आप कोशिश करें, बोलता आपका वो ना एक्सपायर हो गया, आप ऐसे करो, हम कर देंगे, आप डॉक्यूमेंट दे दो, तो 3000 रुपये लगेगा, विल डू इट। तो आई सेड यार वाई शुड आई पे यू 3000 रुपीज़। कहते देखो आप समझो जी, हम प्राइवेट हैं, हम क्या है, आधार कार्ड में आप जाके नंबर चेंज करा के देखो, उनका एटीट्यूड देखो, प्राइवेट हैं सारे। मैंने कहा आप मेरा अनलॉक कीजिए, मैं आपको पैसे दूंगा, बिकॉज सी यू डोंट वांट टू नाउ गेट कंज्यूम्ड इनटू, और अटेंशन कहीं और है। उसने वही पासवर्ड आधे घंटे में मैंने लॉगिन किया, तो लॉगिन हो गया, अप्लाई हो गया, तो सर्टिफिकेट रोक लिया रिन्यूअल।
अब बात करने का मन नहीं करता ऐसे लोगों के साथ। फिर मैनेजर को बोला बात करे यार, उसने दिए पैसे तो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ गया। अब इस ऑनलाइन का क्या फ़ायदा? जब आपको, मैंने अपने वेपन रिन्यूअल के लिए लाइसेंस के लिए रामबन में डीसी ने इशू किया था, उसको जो अप्लाई किया 3 महीने तक उसने एप्लीकेशन खोली नहीं। मैंने एक्सपायरी डेट से 3 महीने पहले अप्लाई कर दिया। जब वो डाउनलोड करता है ना तो आपको दिखता है सिस्टम पे ऑनलाइन की Downloaded। हो गया, हाँ। बोला नॉट ओपनड। उनको चिट्ठियाँ लिखी, फ़ोन किया। मेरी वाइफ खुद सिविल सर्विसेज में है यार, क्योंकि वो जो बाबू बैठा ना क्लर्क, हाँ। कि रामबन का डीसी है, उसके उसने टेररिज्म भी देखना है, उसने ये भी देखना है, कॉन्वे चल रही है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, वो और सोच पंगों में पड़ा हुआ है वो बाबू भाई क्लर्क जो है वो। तो मैंने वहाँ से अप्लाई किया जम्मू में आके कि मेरी शिफ्ट करो। नाउ आई रिटायर्ड, उस टाइम में सर्विस था तो वहाँ से बनवाया था। जम्मू का डीसी मुझे कहता है कि आपका लाइसेंस 6 महीने एक्सपायर हो रखा है, आपको पेनल्टी लगेगी 6,000 रुपया। मैंने कहा भैया तुम्हारे आईएएस अफसर ने वहाँ पे उसको डाउनलोड नहीं किया, ये उसका एविडेंस है डॉक्यूमेंट्री, वाई आई एम गेटिंग पेनलाइज्ड। तो मुझे मैसेज आया कि सर अगर करवाना तो अब पेनल्टी, हम रिश्वत नहीं मांग रहे, हम गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा जमा करा रहे हैं। ठीक है, आईएएस अफसर था यंग। मैं कहा बाढ़ में जाए यार, 6,000 रुपये पेनल्टी भरी, ट्रेजरी में पैसे जमा कराए, तो जब मेरा क्या कसूर था उसमें? तो ये जो एक्चुअल जो डिजिटल रिफॉर्म है ना, जो दुनिया को अलग करना है ताकि क्लर्क दफ्तर में जाए और वहीं से दफ़ा हो जाए, पता नहीं चले, जैसे अपने दफ्तर में बिल्डिंग ना दिखे, वो अच्छी बात है। हाँ, बेटर है भाई, तू अपना काम करते रहे, सारे लोग काम करते हैं ना अपना, बिल्कुल, मुंह दिखाई क्यों करनी है? क्यों करनी। हाँ ना, यहाँ 500 का नोट दिखा। नेक्स्ट था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हाँ, क्या एक तो इलेक्टोरल पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कर दो। स्कैम चल रहा है इसमें तो, आधार कार्ड, पैन कार्ड भाई साहब। चलो अब जो भी करना आपने हम्म। करो आप, SIR वगैरह करने के बाद देन यू डोंट हैव इलेक्शन। पहले तो यू हैव वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, जो मोदी साहब कहा हुआ है। इलेक्शन शुड नॉट बी हेल्ड ऑन वन डे, कीप इट फॉर अ वीक, मेक इलेक्शन वोटिंग कंपल्सरी, कि अगर आपने वोट नहीं डाला तो आपकी सब्सिडी जो भी आप इंजॉय कर रहे हो सरकार, यू आर आउट ऑफ, अगर आपको भारत सरकार से कोई भी बेनिफिट चाहिए, यू आर नॉट इंडियन फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। हाँ। आप एक हफ्ते के लिए खोल दो हाँ। और सारे ATMs को इनेबल कर दो। हम बैंक से ज़्यादा सिक्योरिटी कुछ है? बैंक में जो हमारे KYC हो रखे हैं हमारे, आप ATM पे जाते हो, आपके पास पिन है, आप वेरीफाइड हो ना। अगर आप आज वोट डाल के आते हो ATM पे अपने अपने अकाउंट को यूज़ करते हुए, तो आप दूसरे बैंक पे, आप एक जगह डिफॉल्ट करो, सारे बैंक कैसे सील, आप अकाउंट सील हो जाते हैं, दे आर कनेक्टेड ना। तो जहाँ पे नहीं पॉसिबल है, यू आल्सो हैव बूथ। आई डोंट से कि अरुणाचल प्रदेश के किसी कोने में जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ ATM नहीं है, आई अंडरस्टैंड। इधर यू हैव मोबाइल ATMs और यू हैव वट एवर अरेंजमेंट फॉर फ्यू 10% ऑफ पॉपुलेशन। 90% पॉपुलेशन को बोलो एक हफ्ता टाइम है, जब मर्जी दिन को रात को जाके वोट डाल के आ जाओ, किसी भी हो रात हो, कभी कहीं भी हो यार, वोट दे के। कहीं किसी ATM में घुस जाओ। हाँ। अब अपना थंब इंप्रेशन लगाओ, जो उंगलियां लगाओ आधार वाली, और वोट करके आ जाओ, कहानी खत्म। नहीं हो सकता। नहीं मतलब तो नॉर्मल मशीन्स में भी हो जाएगा एक हफ्ते में, तो खर्चा बच गया आपका। हाँ हाँ। वो फौज लगा दो, CRP लगा दो, मूवमेंट कर दो, पेटियां इधर ले आओ, EVM में चोरी होगी, खत्म करो यार। खज्जल हो रखा है ये लॉजिस्टिक एंड का। वन नेशन वन इलेक्शन, ताकि एक बार आप पावर में आए तो हाँ। पहले 3 साल आप रूथलेसली अच्छी गवर्नेंस दो, अगले 2 साल आप थोड़ा प्यार मोहब्बत के साथ वोट लेने हैं ना। अभी क्या कि हर 6 महीने में इलेक्शन हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है स्ट्रिक्ट लॉ अगर वक्फ का ज़्यादा कर दिया तो यार यूपी में हार जाएंगे, है ना, अगर मैंने इसको ये कर दिया, ये लफड़े हैं। और एक मेरा पॉइंट है कि जो हमारे एंट्रेंस सिस्टम है ना एग्ज़ाम का, एक तो NCERT का सिलेबस ऑफ कोर्स बहुत तगड़ा रिवीजन चाहिए। आपको IAS में जो आप अफसर ले रहे हो, आप ले रहे हो थिंकर जो समझ सकते हैं, आपने दिया हुआ है। आपको रिलीजियस स्कॉलर तो नहीं चाहिए ना, तो वाई शुड इस्लामिक स्टडीज़, वैदिक स्टडीज़ तो है ही नहीं। एग्जाम्पल, वाई शुड दे बी मेड द सब्जेक्ट्स ऑप्शनल? यू शुड ओनली, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। हाँ, यू शुड ओनली हैव लिस्टेड सब्जेक्ट्स 20-25। वो भी नहीं यार, क्या लिस्टेड सब्जेक्ट, भाड़ में जाए लिस्टेड सब्जेक्ट में, प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स। वही आप उसको डालिए ना, स्टेम से ले लो। IIT का लड़का आ रहा है, वो आके मतलब वो कोर मैथमेटिक्स पढ़ के आया है, कोर मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग पढ़ के आया है। वो किस चीज़ का पेपर दे रहा है ऑप्शनल में? इंग्लिश का। ऑप्शनल में किस चीज़ का पेपर दे रहा है? ज्योग्राफी का। अरे वो तो फिर भी अच्छा कर रहा है। आप इस्लामिक स्टडी का पेपर दे रहे हो, पेपर सेट करने वाला इस्लामिक स्कॉलर, चेक करने वाला, चेक करने वाला इस्लामिक स्कॉलर, 2000 मार्क्स देती। पेपर में बैठने वाला उर्दू में लिख रहा है। हाँ। तो व्हाट यू ट्राइंग टू, आप क्या मौलवी पैदा करना चाहते हो IAS के अंदर? एंड इट्स नॉट ओनली मौलवी, एनी रिलीजियस स्टडी शुड बी आउट ऑफ इट यार। इट शुड बी प्रॉपर मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो आप पढ़े हो। अब टेक्नोक्रेट्स बनाइए, मतलब बेसिकली एग्जाम को तो बहुत रिफॉर्म होने की जरूरत। Yeah. फाइनेंस पढ़ाओ ना, फाइनेंस नहीं आता ना,
फाइनेंस आता तो देखो ये रफाइल इतना लेट नहीं होता, वो फाइनेंस का सर ईएमआई लेट देने से या एंड डिसीजन मेकिंग इज वेरी या टार्डी इस एंड चीज। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप रात को 12 बजे कोर्ट नहीं खोल सकते किसी के लिए. आप मेरी ईएमआई लेने पे आप कार जब्त कर लेते हो और बंदा 50 करोड़ लेके भाग गया. पार्टी तो कर रहा है वो। हाँ, तो वो तो एसएमएस भी कर रहा है, वो रील बना के भेज रहा है, तो आप हाँ कुछ हाँ नहीं कर पा रहे. तो दीज आर फ्यू थिंग्स आई थिंक. हर चीज़ के लिए लॉ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सिलेक्टिविटी है, सिलेक्शन है, वो है. थैंक यू सर। थैंक यू.